स्टोरी की शुरुआत में हमें काफी ज्यादा बड़े से आसमान में काफी ज्यादा बड़े से ड्रैगन को दिखाते हैं, जिसके नीचे कई सारे गॉब्लिन्स भी घूम रहे थे। एक आदमी अपने कमांडर को बताता है कि ब्लैक ड्रैगन विट्रा का केवल एक स्ट्राइक ही हमारे 90% ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को पूरी तरह खत्म कर सकता है। ये देखकर वो कहता है कि आखिर ये किस तरीके का मॉन्स्टर है, क्या सच में ये इंसानियत का एक अंत है। और वो ब्लैक ड्रैगन विट्रा, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, वो इंसानों से कहता है अगर ऐसा है तो ये अच्छा है कि तुम यहाँ से गायब हो जाओ। ये सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसके बाद वो ब्लैक ड्रैगन अपने मुंह से काफी ज्यादा लेजर जो होती है वो उनके ऊपर छोड़ देता है। ये देखकर वो लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर अचानक उन लोगों के सामने एक आदमी आ गया था, जो कि केवल अपनी तलवार की स्ट्राइक से जो भी उसकी तरफ आ रही थी उसको एक ही बार में यहाँ पे नेलिफाई कर देता है। वो लोग उस आदमी को देखकर कहते हैं कि तुम वही सोर्ड सेंट 8 सोर्ड आर्टिगो हो। और हमारा एमसी, जिसका नाम आर्टिगो है, वो कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं काफी ज्यादा लेट हो गया, पर अब तुम सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हर एक मांगा के अंदर, जिसके अंदर मॉन्स्टर्स के बारे में बताया जाता है, दूसरे डायमेंशन से जुड़े हुए गेट अचानक सारी दुनिया में ओपन होना चालू हो गए। और उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जो कि उन गेट से निकल रहे थे, और वो ऑलमाइटी ड्रैगन्स, जो कि अपने आप को 6 ड्रैगन्स कहते हैं, इंसानों के अंदर भी अननोन पावर्स आना चालू हो गई, जो कि काफी ज्यादा एक्सीड कर रही थी। उन्होंने यहाँ पर मैजिक को रिसीव किया, जिसके बाद वो काउंटर अटैक कर सके। और कई सारे सेक्रीफाइसेस के बाद जो डीमन आर्मी थी, आखिरकार उसे पीछे की तरफ धकेल दिया गया। और अब जो आखिरी बैटल थी वो यहाँ पर चालू हो चुकी थी। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम अमासाकी है, वो वहाँ पर आकर जनरल से कहती है। ये देखकर वो कहते हैं यानी क्या तुम दोनों यहाँ पर हो। अमासाकी बताती है कि बाकी ड्रैगन यहाँ पर हार चुके हैं, केवल अब जो ब्लैक ड्रैगन विट्रान है वही अकेला बाकी है। और ये कहकर वो वहीं पर बैठ जाती है और आगे कहती है, पर इसके अलावा जो बाकी लोग हैं वो पहले ही अपने लिमिट तक पहुंच चुके हैं, जहाँ पर उनका माना और स्टेमिना दोनों ही खत्म हो चुका है। अब केवल आर्टिगो ही है जो कि यहाँ पर लड़ रहा है। जनरल कहता है अगर ऐसा है तो हम सभी को उसके ऊपर भरोसा रखना होगा। ब्लैक ड्रैगन उससे कहता है यानी तुमने बाकी जितने भी 6 ड्रैगन थे उन सभी को हरा दिया है, पर क्या तुम यहाँ पर मुझे चैलेंज करने के बारे में सोच रहे हो, वो भी केवल तुम्हारे स्वॉर्ड स्किल्स के साथ। आर्टिगो ये सुनकर काफी गुस्से में उसी की तरफ देख रहा था और कहता है कि केवल मेरे स्वॉर्ड स्किल्स के साथ नहीं, मैं तुम्हें हराऊंगा उस सब के साथ जो कि मेरे पास है। और दूसरी तरफ अमासाकी कह रही थी कि हर एक इंसान के अंदर थोड़ा बहुत पोटेंशियल तो होता है मैजिकल पावर का, पर जो आर्टिगो है, तभी कर्नल कहता है कि उसके अंदर इतनी भी ज्यादा एनर्जी नहीं है कि वो कोई सा बेसिक स्पेल भी यहाँ पर कास्ट कर सके। आर्टिगो के पास बिल्कुल भी मैजिकल पावर नहीं है, इसलिए वो आगे कहती है और इसी वजह से वो इसके साथ आगे आया है। और हमें दिखाते हैं कि आर्टिगो अपना स्टैंड लेकर खड़ा हुआ था, और वो आगे कहती है कि एटमॉस्फेयर को बदलने के लिए वो इन्फिनिटी मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है, जो कि आसपास से लेकर वो अपनी तलवार के ऊपर लेता है। तभी आर्टिगो चिल्लाते हुए अपनी टेक्निक यानी 8 सोर्ड स्टाइल टेक्निक को इस्तेमाल करने लगा था। जिसके बाद वो आगे बढ़ते हुए ब्लैक ड्रैगन से कहता है कि अब मैं आ रहा हूँ। ब्लैक ड्रैगन गुस्से में कहता है कि बेवकूफ कहीं के, ये सच में काफी डिस्गस्टेड है। और ये कहकर ब्लैक ड्रैगन 6 सर्कल्स बनाता है, जिसके अंदर से अभी रेन होना चालू हो गई थी, जो कि सीधे अगिटो की तरफ ही जा रही है। अगिटो ये देख कर तेजी से जंप करता है और वहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सभी को डॉज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाता है। जिसके बाद वो अचानक ही ब्लैक ड्रैगन के सामने आ गया था, और वो फिर अपनी एक स्टाइल यानी 8 सोर्ड स्टाइल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, थंडर गॉड स्ट्राइक, जिसकी वजह से उसकी तलवार से काफी ज्यादा पावरफुल लाइटिंग निकलती है, जो कि सीधे जाकर ब्लैक ड्रैगन को टकराती है। ये देखकर सभी लोग काफी हैरान थे और कहते हैं क्या सच में ये ड्रैगन यहाँ पर डैमेज ले रहा है। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि जिसके पास किसी तरीके की मैजिकल पावर ना हो वो इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। ब्लैक ड्रैगन के शरीर से काफी ज्यादा खून निकल रहा था, तो ये देखकर वो कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, यानी तुम बाकी जितने भी इंसान है उनसे काफी ज्यादा अलग हो। और ये कहकर वो अपनी डार्क मैजिक का इस्तेमाल करते हुए फिर से अपने आप को रिकवर कर लेता है। अगी तो ये सब काफी ज्यादा सीरियस होते हुए देख रहा था, क्योंकि अचानक ब्लैक ड्रैगन ने अपने सिर के ऊपर एक तीसरी आंख खोल ली थी, जो कि देखने में काफी टेरिफाइंग है, जिसकी वजह से वो एक इविल की तरह मुस्कुरा रहा था। जिसके बाद वो तेजी से ब्लैक ड्रैगन की तरफ बढ़ना चालू हो चुका था। जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा इंटेंस और काफी ज्यादा ग्रूसम सी खतरनाक सी फाइट चालू हो चुकी थी। अमासाकी ये देखकर हैरान थी और कहती है कि वो ब्लैक ड्रैगन के साथ इक्वल फुटिंग पर लड़ रहा है। जिसके बाद बताती है कि जो 8 टेक्निक्स हैं वो अपने आसपास के जितने भी सराउंडिंग एलिमेंट्स हैं उनसे पावर्स को क्रिएट करती है और अपने आप को फ्यूल करके एक काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव पावर बनाती है। पर असल में ये एक डबल एज सोर्ड की तरह है, जितना लंबा तुम इसको इस्तेमाल करोगे उतनी ज्यादा लाइफ स्पैन तुम्हारी कटने का या फिर तुम्हारे खत्म होने का डर रहेगा। और उसके पीछे अभी हम लोग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग इसी तरीके से डिफेंड करते रहे तो शायद हम लोग यहाँ पर जीत सकते हैं, इसलिए हमें कोई रास्ता निकालना होगा उससे पहले कि ब्लैक ड्रैगन इस चीज को नोटिस कर ले। अभी भी दोनों की लड़ाई काफी ज्यादा इंटेंस मोड पर चल रही थी, पर तभी ब्लैक ड्रैगन इस चीज को नोटिस कर लेता है कि एगिटो के पीछे जितने भी लोग हैं वो सभी एक मारिया बैरियर के अंदर कैद है। ये देखकर वो गुस्से में कहता है कि कितना ज्यादा रिडिकुलस है, क्योंकि तुमने हार मान ली है, क्योंकि शायद तुम्हें ऐसा लगता है। ये देखकर वो लोग भी समझ चुके थे कि ब्लैक ड्रैगन इस चीज को नोटिस कर चुका है, और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए काफी ज्यादा बड़ा सा मानस सर्कल बनाता है और कहता है आफ्टर ऑल तुम सभी के सभी हो तो इंसेक्ट्स ही। और जो उसका मानस सर्कल था वो पहले से और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसके अंदर काफी ज्यादा चार्ज था। अगीटो ये देखकर कहता है कि अगर मैं इसको अवॉइड किया तो बाकी सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे, इसलिए वो अपने आप को यहाँ पर कुर्बान करने के लिए तैयार था और कहता है लगता है कि अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। इसके बाद वो चिल्लाकर अमासाकी को आवाज देता है और उसे माफी मांगते हुए कहता
कहता है मुझे लगता है कि मुझे अब सारी चीजें तुम्हारे ऊपर छोड़कर जानी होंगी। अमासाकी ये देखकर घबराते हुए कहती है कि आगिटो प्लीज मुझसे ऐसा मत कहना। पर अचानक जो ब्लैक ड्रैगन होता है वो अपनी रे को छोड़ता है जिसका नाम डिस्ट्रक्टिव ब्रीथ था। ये देख आगिटो अपनी एबिलिटी एक्टिव 8 टर्न ऑफ डाउन को इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उसके पीछे भी एक कावसा से चमकता हुआ माला का सर्कल बन चुका था और वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब इस चीज का अंत होगा। इसके बाद अब जो इनके इंटेंस काफी ज्यादा खतरनाक से अटैक्स थे वही दूसरे से टकराना चालू हो चुके थे जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा इंटेंस प्रेशर निकल रहा था। यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन अभी आगिटो को पीछे की तरफ धकेल रहा था। ये देखने के बाद वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं पर जब आगिटो अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश करता है तो ब्लैक ड्रैगन भी ये देखकर हैरान हो गया था और वो चिल्लाना चालू कर देता है क्योंकि अचानक ही आसमान से काफी ज्यादा तेज लाइट निकलना चालू हो चुकी थी। ये देखकर नीचे खड़े हुए सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान थे। आगिटो ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और हमें दिखता है कि जो ब्लैक ड्रैगन था उसका आधा शरीर वहाँ पर खत्म हो चुका था यानी वो यहाँ पर मारा गया है। अब जैसे ब्लैक ड्रैगन नीचे जाकर जमीन पर गिरता है वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था जिसके बाद आगिटो भी आकर नीचे खड़ा हो गया था। ये देखकर अमासाकी जल्दी से आगिटो की तरफ आना चालू होती है क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो अपनी तलवार को वहीं पर फेंक कर गिरने लगा था। ये देखकर वो जल्दी से उसकी काफी ज्यादा करीब आ जाती है और जल्दी से उसे अपनी बाहों में भरकर अपनी गोद में लेटा लेती है और कहती है कि जो ये घाव है वो काफी ज्यादा बुरा है, तुम बिल्कुल भी मत हिलो। और कर्नल और बाकी लोग ये देखकर कहते हैं कि हम लोग सर्वाइव कर चुके हैं। आगिटो भी कहता है कि हाँ मैंने उसकी कोर को यहाँ पर तबाह कर दिया है, अब वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ये सुनने के बाद सभी लोग जोर से चिल्लाते हुए गड़गड़ाना चालू कर देते हैं कि यस हम लोग यहाँ पर जीत चुके हैं, इंसानियत यहाँ पर जीत चुकी है। इसकी वजह जनरल की आंखों में तक आंसू आ चुके थे। अमासाकी आगिटो को हिल करने की कोशिश कर रही थी और वो लगातार अपने मैजिक को इस्तेमाल करती रहती है पर अचानक आगिटो को एक आवाज सुनाई देती है कि ये काफी ज्यादा पैथेटिक है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा घबराने लगा था और यहाँ पर उसकी आंखें बंद होने लगी थी और उसे काफी ज्यादा ब्लर दिख रहा था। वो कहता है कि ये क्या है। अमासाकी उसको हिलने से मना करती है पर वो कहता है लगता है कि ये आवाज केवल मुझे ही सुनाई दे रही है। ब्लैक ड्रैगन कहता है कि इस चीज की वजह से हमारा जो प्लान है वो बिल्कुल भी नहीं बदला है क्योंकि अभी तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन ड्रैगन रंगनार अवेकन होने वाला है क्योंकि सारी कंडीशंस उससे मीट कर चुकी हैं। आगिटो ये सुनकर हैरान था और वो आगे कहता है और डिवाइन ड्रैगन की ब्लेसिंग की वजह से हम सभी 6 के 6 ड्रैगन्स आज से 100 साल के बाद फिर से रीइंकार्नेटेड हो जाएंगे और जो तुम्हारी ये लड़ाई है वो आखिर तक खत्म होगी। ये सुनने के बाद आगिटो जोर से चिल्लाना चालू कर देता है और वो उसे कहता है कि रुको, पर जो अमासाकी थी वो उसे कहती है कि आगिटो, जिसके बाद वो अपने मन में कहता है कि डिवाइन ड्रैगन रखना और जो 6 ड्रैगन्स थे वो उनको हराना। ऐसा लगता है कि ये चीजें किसी भी चीज को सॉल्व नहीं कर सकती। अमासाकी कहती है कि आखिर ये चीजें हील क्यों नहीं हो रही है। ये देखकर वो कहता है कि लगता है मैंने अपनी पावर को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, ये काफी ज्यादा बुरा है। जो मेरी कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे जा रही है। वो कहता है कि प्लीज मुझे एक और चांस चाहिए, मैं तो ज्यादा जल्दी नहीं मरना चाहता। और वो अपने सामने देखता है कि अब धीरे धीरे कर उसकी आंखें बंद होने लगी थी और वो आगे कहता है कि जो ये लड़ाई है वो अभी भी बाकी है, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और हमें उसकी जो सोल दिखाई जाती है वो धीरे धीरे कर नीचे गिर रही थी और अचानक ही वो मारा सर्कल से तेजी से नीचे की तरफ जाती जा रही थी और अचानक ही वो एक बीम ऑफ लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है जो कि लगातार सर्कल्स के बीच में से जाते हुए एक काफी ज्यादा गोल्डन चमकते हुए लाइट की तरफ ही जा रही थी। और जैसे ही वो जाकर उस गोल्डन सर्कल के अंदर जाकर सेट हो जाती है अचानक ही उसे किसी की आवाज आना चालू होती है और हमें पता चलता है कि हार्ट बीट की बीप 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 आ रही थी। बताया जाता है कि जो वेटिलिटीज है वो पूरी तरह से नॉर्मल है। बताया जाता है कि वेटिलिटीज सब नॉर्मल्स है और जो पेशेंट है उसकी कॉन्शियसनेस की जो लेवल्स है वो भी पूरी तरह से रिस्टोर होने लगी है। और जो पेशेंट था उसका नाम था आगिटो। पर अचानक ही हमें एक छोटे से लड़के का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था, जिसकी शक्ल देखने में तो आगिटो की तरह ही थी पर ऐसा लगता है कि वो अभी उससे काफी ज्यादा छोटा है। वो आगे सुनता है कि जो डॉक्टर्स की चार्जेस है वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे, इसलिए तुम्हें थोड़ी देर वेट करना होगा। आगिटो ये सारी चीजें सुन रहा था। धीरे धीरे करके उसे होश आता है और वो कहता है कि आखिर ये क्या है, ये काफी ज्यादा अनोइंग है। जिसके बाद वो धीरे से कर अपनी आंखें खोलता है और वो अपने आप को एक हॉस्पिटल के अंदर देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था। साथ ही वो कहता है कि यहाँ पे ऐसे कई सारे डिवाइसेस है जिनको आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था कि ये सारी मिलिट्री की फैसिलिटीज है। पर अचानक ही टीवी में जो न्यूज चल रही थी ये सुनकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इसके अंदर बताया जा रहा था कि जब से दुनिया को बचाया गया है उसकी जल्दी सेरेमनी आने वाली है जिसको सेलिब्रेट किया जाएगा, जिसके अंदर सोर्ड सेट आगिटो और 4 हीरोज ने मिलकर दुनिया को बचाया था और ये उसकी 100वीं एनिवर्सरी है। ये सुनने के बाद आगिटो बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो कहता है क्या इस चीज को रुको, क्या 100 साल हो चुके हैं? नहीं रुको, ऐसा नहीं हो सकता। और ये सुनकर वो अचानक ही घबरा कर उठ गया था और अचानक ही वो अपने शीशा आईने में देखकर हैरान हो गया था और वो कहता है क्या ये मैं हूँ? और वो चीज को काफी ज्यादा जल्दी पहचान लेता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि मैं फिर से रीइंकार्नेटेड हुआ हूँ। पर आखिर यहाँ पे ये हो क्या रहा है? जिसके बाद ब्रेकिंग न्यूज के अंदर कुछ गेट्स के बारे में बताया जाता है जो कि केवल कुछ पास्ट मंथ के अंदर ही काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं। बताया जाता है कि आज के समय पर न्यू ऐसे 50 गेट्स है जो कि अभी भी एक्टिव है और पूरी दुनिया के अंदर ऐसे कई सारे सक्सेसर्स हैं जो कि अपने बारे में ये भी बता रहे हैं, जिसकी वजह से अब ऐसा शक होने लगा है कि जो 6 ड्रैगन्स थे वो रीइंकार्नेटेड हो सकते हैं। आगिटो ये सब सुन रहा था और वो कहता है क्या 6 ड्रैगन्स वापस आ रहे हैं? और अचानक ही उसे ब्लैक ड्रैगन की वो बात याद आती है कि डिवाइन ड्रैगन की ब्लेसिंग की वजह से 100 साल बाद हम लोग फिर से रिजरेक्ट हो जाएंगे। इसलिए वो कहता
कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर मैं रीइंकार्नेटेड क्यों हुआ हूँ, पर ये मेरे जैसे किसी के लिए सच में काफी ज्यादा कमाल का चांस है। और क्या वो 6 ड्रैगन्स पहले ही रिवाइव हो चुके हैं? अगर ऐसा है तो जो डिवाइन ड्रैगन रंगना है वो भी जल्दी अवेकन हो जाएगा। इसलिए वो आगे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि सारी चीजें बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रही है, पर रंगनार की अवेकनिंग मैं पूरी तरह से इसको रोकने की कोशिश करूंगा। अब आगिटो घर आ जाने के बाद अपनी जो स्कूल की आइडेंटिटी होती है वो ये चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसका नाम भी यहाँ पर आगिटो है। और वो आगे कहता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को जब मैं काफी ज्यादा छोटा था तब खो दिया था, इसी वजह से अब तक मैं केवल अकेला रहता हूँ। पर सबके बाद भी वो इसी वजह से इतना ज्यादा हैरान था क्योंकि 100 साल पहले और अभी भी उसके नाम बिल्कुल सेम टू सेम थे। इसलिए वो आगे बढ़ते हुए सोचता है कि मुझे जल्दी से जाकर मैजिशियन गिल्ड को इस एरा के बारे में बता देना चाहिए और साथ ही 6 ड्रैगन और रंगनार के बारे में। पर वहीं उसका ध्यान साइड में रखे हुए कैन के ऊपर जाता है, जिसके बाद वो अपनी एबिलिटीज को जो कि 100 साल पहले उसके पास थी उन्हें इस्तेमाल करने के लिए अपनी तलवार को निकाल कर उसके ऊपर स्लेशर लगाता है। और हमें देखता है कि जो कैन था सबसे पहले तो उसके ऊपर एक कट लगा था, जिसके बाद वो काफी ज्यादा कमाल के तरीके से चीथड़ों में बगर जाता है। ये देखकर वो कहता है तो चलो अब इस चीज को शुरू करते हैं। और अब जब आगिटो स्कूल जा रहा था वो मैजिकल गिल्ड के कॉन्फ्रेंस के बारे में सुनता है, जहाँ पर जो उनका गिल्ड मास्टर था वो कहता है कि जो गेट्स अभी एक्टिव है उनके अंदर से निकलने वाले मॉन्स्टर्स के जो स्पॉट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। ये सच में पर इतनी ज्यादा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो जो स्टेशन एरियाज है उनके ऊपर अब एस रैंक को भेजने वाले हैं। हम लोग जल्दी अपन रैंक को वहाँ पर भेज देंगे जिससे हम लोग पब्लिक ऑर्डर को यहाँ पर मेंटेन कर सके। ऐसा भी हो सकता है कि ना जाने कब एक काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर गेट के बाहर आ जाए, और इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि गेट के बाहर जो सब भी हो रहा है मैं उसको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। सो ये सब देखते हुए कहता है कि सच में काफी ज्यादा क्विक रिस्पॉन्स था। यहाँ तक इस एरा का जो मैजिकल गिल्ड है वो भी काफी ज्यादा रिलायबल है। जिसके बाद वो आगे कहता है कि बकवास, अभी मुझे इस चीज को अवॉइड करना चाहिए कि मैं जाकर गिल्ड में अपने बारे में एक्सप्लेन करूँ और ये सारी सिचुएशन उन्हें समझाऊं, क्योंकि इसकी वजह से जो 6 ड्रैगन्स है उनको मेरे बारे में पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ। और जब तक मैं अपने दुश्मन का जो प्लान है उसके बारे में पता नहीं लगा देता तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आगिटो ही बनकर रहना होगा। जिसके बाद हमें उसके स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे वो धीरे धीरे कर स्कूल की तरफ ही बढ़ रहे थे। और आगिटो भी अपने स्कूल के सामने खड़ा हुआ सोचता है एक मैजिक ट्रेनिंग अकेडमी, अगर कोई भी इंसान गिल्ड को अटेंड करना चाहता है तो उसे यहाँ पर आना पड़ता है। ये काफी ज्यादा अच्छा है कि मैं एक स्टूडेंट के तौर पर रिइंकार्नेट हुआ हूँ। अब मेरे लिए इन्फॉर्मेशन लेना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, और अगर चीजें काफी ज्यादा अच्छी चलती रही तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गिल्ड के साथ कनेक्शन से बना सकता हूँ और काफी ज्यादा हाई रैंकर्स के साथ। पर अभी जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मुझे मेरे लिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलाइज ढूंढने होंगे जो कि 6 ड्रैगन के खिलाफ मेरे साथ खड़े हो सके। और अगर यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जिसके स्किल्स काफी ज्यादा अच्छे हो तो मुझे लगता है कि मैं उसे अपनी सिचुएशन यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जिसके बाद हम एक लड़के को दिखाते हैं जो कि फायर सर्कल बनाकर वहाँ पे एक फायर बॉल के लिए इनकांटेशन करता है। जिसके बाद जैसे वो फायर बॉल को शूट करता है वहाँ पे छोटी सी पिद्दी से एक फ्लेम जाती है जो कि यहाँ के टारगेट से टकरा गई थी। तो ये देख कर जो उनका टीचर था उसे काफी ज्यादा प्रेज करते हुए कहता है कि तुम सच में पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हो, अगर ऐसा ही रहा तो तुम बी रैंक के लिए एम कर सकते हो। लड़का ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश था और वो इसलिए उसके इंस्ट्रक्टर का बहुत ज्यादा शुक्रिया करता है। पर ये देखने के बाद आगिटो काफी हैरान था। जिसके बाद हम आइस नीडल का एक मैजिक दिखाया जाता है जहाँ पर वो काफी ज्यादा छोटी छोटी थी। जिसके बाद एक लड़का लाइटिंग रेन का इस्तेमाल करता है, पर इसकी वजह से भी जो उसका टारगेट था उसको कोई असर नहीं पड़ा था। और इसी तरीके से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने मैजिक को इस्तेमाल कर रहे थे। आगिटो ये देखकर कहता है कि तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो ना, ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही वीक है। मुझसे ये मत कहना कि ये मॉडल लेवल के मैजिशियंस हैं, ये तुमसे भी काफी ज्यादा बदतर है जो कि उस समय पर न्यू रिक्रूट्स होते थे। और ये सब सोचते हुए काफी ज्यादा परेशान था अपने क्लासरूम के सामने आ गया था और वो कहता है कि काफी ज्यादा बुरा है कि इस तरीके से मैं कभी भी एक स्ट्रॉन्ग एलाय ढूंढ सकता हूँ। जिसके बाद वो एक लंबी से सांस लेकर ऐसे ही अंदर आता है और कहता है मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझे सिचुएशन को यहाँ पर एक्सेस करना होगा। पर जैसे ही वो अंदर आया था तभी कोई इसको चिल्लाते हुए कहता है कि हे स्वॉर्ड सेंट इधर आओ। आगिटो ये सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज था तो वहाँ पर एक गुंडे जैसा लड़का जहाँ पर उसके 2 चमचे वहाँ पर खिलखिलाकर हंस रहे थे वो उससे कहता है क्या तुम्हारे घाव इतने जल्दी ठीक हो गए। जिसके बाद वो लड़का उठते हुए कहता है कि हमें तो काफी ज्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि तुम 1 महीने से हॉस्पिटल में थे और तुम्हारे यहाँ पर न होने की वजह से। जिसके बाद वो एक क्रीपी सा लुक देते हुए कहता है कि आखिर और कौन हो सकता है जिसको मैं यहाँ पे एक टॉय की तरह इस्तेमाल कर सकूं। ये सुनने के बाद क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी बहुत बुरी तरीके से घबराए हुए थे और उनके सिर थे नीचे की तरफ, जिससे ये चीज साबित हो जाती है कि ये गुलाबी वाला लड़का एक काफी ज्यादा बड़ा सा गुंडा है इस रूम के अंदर। सो ये देखकर कंफ्यूज था और वो कहता है मुझे ऐसा लगा था कि मैं पहले ही जितने ब्लोज उन सभी को कवर कर चुका हूँ क्योंकि मेरा नाम आगिटो है, इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा बुली किया करता था। क्योंकि मेरा नाम आगिटो है इसकी वजह से मुझे पहले काफी ज्यादा परेशान किया जाता था, इसलिए वो सोचता है कि मुझे यहाँ पर भी आगिटो की तरह बिहेव करना होगा। जिसके बाद वो लोगों से आगे कहता है कि जब से मैं हॉस्पिटल से आया हूँ तब से मैं कई सारी चीजें भूलने से लगा हूँ, इसलिए क्या तुम लोग मुझे बताओगे कि आखिर तुम लोग कौन हो। ये सुनकर उन तीनों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुलाबी वाला लड़का जल्दी से आगिटो का गला पकड़ लेता है और कहता है आखिर एक एफ रैंक का कमीना आखिर ऐसी चीज कैसे भूल सकता है जो कि उसका मास्टर है हिबा युकी। जिसके बाद हिबा आगिटो को लात मारकर जल्दी से नीचे की तरफ गिरा देता है, पर इसकी वजह से
हमारे एमसी को कोई भी असर नहीं पड़ा था। वो चुपचाप से उसको सीरियस होकर देख रहा था और हीवा उससे कहता है कि तुम बेवकूफ से कीड़े कहेंगे, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम बिल्कुल स्मॉल फ्राइज की तरह मेरे सामने ना आया करो। ये सुनकर सभी लोग आपस में बातें करना चालू कर देते कि हीवे फिर से शुरू हो गया। वो अगर ए रैंक पर भी है तब भी वो है तो एक कैंडिडेट ही। चुप हो जाओ, वो तुम्हें सुन लेगा। पर वो आगिटो को जरूरत से ज्यादा ही बुली नहीं कर चुका है। हीवे ये सब सुन रहा था इसलिए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर तभी उसका ध्यान आगिटो की तलवार के ऊपर आ गया था। ये देखकर वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे किसी इंसान के लिए जो कि हर एक साल काफी ज्यादा पीछे रह जाता है वो तो एक आउटडेटेड सोर्समैन है। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक दिन ऐसा बन जाऊंगा बिल्कुल उसी की तरह जैसा कि हीरो आगिटो था। हीवे आगे कहता है कि नहीं, ये चीज तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। केवल एक ही चीज जो कि तुम्हारे पास है वो काफी ज्यादा कूल है, उसका नाम। मैंने बिल्कुल सही कहा। अब आगिटो ये सुनकर काफी ज्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो लंबी से सांस लेने के बाद कहता है, तो अच्छा, एक रीजन जिसकी वजह से ये यहाँ पर हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था वो सब तुम लोगों की बुली की वजह से। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। ये सुनकर वो तीनों एक काफी ज्यादा हैरानी के साथ उसको देखकर कहते क्या। पर तभी आगिटो उसका हाथ यहाँ पर झटकार देता है और खड़ा होकर कहता है कि मुझे माफ करना, पर मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ। क्यों ना तुम यहाँ पर अपने स्किल्स को बढ़ाने की कोशिश करो इस तरीके की बकवास करने के बजाय। पर आगिटो की मुंह से इस तरीके की बातें सुनने के बाद सभी लोग बहुत बुरी तरीके से डर गए थे और इसकी वजह से पूरे चुप हो जाते हैं। ही अब काफी ज्यादा गुस्से में अपनी फायरी एनर्जी को रिलीज करते हुए आगिटो को चिल्लाने चालू करता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या मरना चाहते हो। उसके दोनों साथी भी देखकर घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ही अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका है। और दूसरा साथी कहता है कि आगिटो तुम बेवकूफ कहेंगे कि तुम फिर से हॉस्पिटलाइज्ड होना चाहते हो। ही भी अपनी फायर एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए कहता है कि अगर तुम इतने ज्यादा बुरी तरीके से मरना चाहते हो तो ठीक है। और सभी लोग उसकी जो फायर एनर्जी होती है ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये क्लासरूम के अंदर ऐसा कुछ करने वाला है। पर जो आगिटो था उसके ऊपर इस चीज का कोई असर नहीं पड़ता। ही भी ये देख और भी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि मरो जैसे कि कोई बेवकूफ मरता है। जिसके बाद वो अपने फायर सर्कल से फायर बॉम्ब निकाल कर सीधे आगिटो के ऊपर उसको शूट कर देता है। पर ये देख आगिटो अपनी जगह से हिलने के बजाय अपनी तलवार निकालता है और अपने याटसुमागी सोर्ड स्टाइल टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जिस स्किल का नाम था हमाइटाची, जो कि एक जापानीज नेम है। इसकी वजह से उसकी तलवार से काफी ज्यादा ये फ्लैशेस निकलते हैं जो कि अचानक फायर ब्लास्ट को यहाँ पर तबाह कर देता है, जिसकी वजह से हीवे जाकर टकरा कर बहुत दूर जाकर गिरा था। सभी लोग ये देखकर काफी हैरान थे और वो कहते हैं कि अभी क्या हुआ, क्या हीवे का जो फायर ब्लास्ट था वो डिसअपियर हो गया, क्या जो ये एफ रैंक आगिटो है उसने अभी कुछ किया, कि अभी अभी इस एफ रैंक आगिटो ने ए रैंक हीवे के मैजिक को यहाँ पर डिसअपियर कर दिया। हीवे भी ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में कपकपाते हुए कहता है कि ये क्या सच में ये इंसान वही आगिटो है जिसको मैं पहले बुली किया करता था। हीवे अब इस चीज को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि अब ये बात उसकी ईगो पर आ चुकी थी। वो कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे यहाँ पे किसी तरीके की गलती हुई है। जिसके बाद वो फिर काफी गुस्से में अपनी फायर एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि मुझसे पंगा लेना बंद करो। पर अचानक उन लोगों के बीच में किसी की चिल्लाने की आवाज आती है जो कि कहती है कि तुरंत ही यहाँ पर रुक जाओ। और हीवे उसके ऊपर शूट करने वाला था। अचानक ही गेट खोलकर एक लड़की आती है जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर है और हम इसके बारे में बताया जाता है कि ए रैंक है और ये अमाज़ाकी यूका जो कि 4 ग्रेट हीरोज हुआ करते थे उनकी डिसेंडेंट है और इसका नाम अमाज़ाकी एरिका है। हीवे उसको देखकर काफी गुस्से में चिल्लाना चालू कर देता है और आगिटो उसी की तरफ देख रहा था। सभी लोग भी उसको देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं क्या एरिका वापस आ गई, क्या वो अपने ओवरसी की जो ट्रिप थी उसको वापस करके वापस आ चुकी है। एरिका आगे बढ़ते हुए अपनी तलवार को निकालने लगी थी और वो कहती है कि तुम केवल क्लासरूम के अंदर ऑफिशियल मैजिक को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इसके अलावा तुम अपने क्लासमेट को बुली करने की कोशिश कर रहे हो। और ये कहकर वो हीवे की जो फायर एनर्जी थी उसके ऊपर कट कर उसको पूरी तरह खत्म कर देती है। साथ ही हीवे से कहती है कि अगर तुमने फिर से ये करने की कोशिश करी तो तुम्हारी अपोनेंट मैं रहूंगी। हीवे भी उसकी पावर को काफी अच्छी तरीके से जानता था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में मुड़कर वहाँ से जाना चालू कर देता और कहता है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। एरिका ये देखकर लंबी से सांस लेती है, जिसके बाद कई सारी लड़कियां वहाँ पर आकर उसे घेर लेती हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा पॉपुलर और काफी ज्यादा क्यूट है। जिसके बाद वो लोग उसके ट्रिप के बारे में पूछना चालू करती हैं और आकिटो उसको देखकर कहता है क्या अमाज़ाकी क्या ये यूका की डिसेंडेंट है, क्या ऐसा तो नहीं कि ये यूका की डिसेंडेंट है। इसलिए वो खुश होकर सोचता है कि लगता है कि मैं इसको यहाँ पर अपनी सिचुएशन बता सकता हूँ। पर फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हीवे का सीन दिखाते हैं जो कि इस सब की वजह से काफी ज्यादा ह्यूमिलेटेड यानी काफी ज्यादा बेइज्जत हो गया था और वो बाहर आकर काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, उसने मुझे यहाँ पर बेवकूफ बनाने की कोशिश करी है, उसकी वजह से मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है। जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में एक फायर बॉल बनाकर एक पेड़ के ऊपर अटैक करता है और एक ही बार में उसे पूरी तरह खा कर देता है। और वो पागलों की तरह आगिटो के बारे में कह रहा था कि अब मैं डेफिनेटली उसे यहाँ पर मार डालूंगा। जिसके बाद हमें स्कूल के ऊपर का सीन दिखाते हैं जहाँ एक आदमी ऊपर से ये सब देख रहा था और वो कहता है मैं तो यहाँ पर द 4 ग्रेट हीरोज की जो डिसेंडेंट है उससे डील करने के लिए आया था, पर वो लड़का तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है और उसके अंदर से जो डार्क ऑरा निकल रहा था वो काफी डिसेंट था और वो आगिटो के बारे में कहता है। जिसके बाद हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये 6 ड्रैगन्स का लेफ्टिनेंट है और इसका नाम उडीम है। उडीम कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा अनप्लीजेंट सा नेम है, पर ऐसा लगता है कि मैंने काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड प्रे को कैच कर लिया है। इसलिए वो एक साइको की तरह हंसते हुए कहता है जल्दी ही मेरे मास्टर के बिहाफ पर जो कि पूरे से रिकवर हो जाएंगे मैं
उडीम इन सब का काफी अच्छी तरीके से ख्याल रखो। और दूसरी तरफ हिबे को आगिटो और एरिका दोनों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी यहाँ पर उसकी वजह से काफी ज्यादा बेइज्जती हुई थी, क्योंकि उन दोनों की वजह से उसकी यहाँ पर काफी ज्यादा बेइज्जती हुई थी। इसलिए वो स्कूल के बाद उन दोनों को स्कूल के बाहर बुलाने के बारे में सोचता है। पर ये देखकर जो उसके चमचे होते हैं वो कहते हैं कि तुम सच में इस चीज के लिए सीरियस हो, और इसलिए वो लोग काफी ज्यादा घबराए हुए से कहते हैं क्या तुम ये भूल चुके हो कि जो एरिका है वो अमाज़ाकी की डेसिडेंट है, जो कि द 4 ग्रेट हीरोज में से एक थे। हिबे तब उसी की कॉलर पकड़ लेता और कहता तो क्या हुआ, मैं उन सभी लोगों को मार डालूंगा जो कि मुझे काफी ज्यादा कम आंकेंगे। पर अचानक उसे ताली बजाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि उसके लिए ताली बजा रहा था। वो तीनों ही कंफ्यूज पीछे की तरफ देखते हैं कि एक आदमी उनके लिए ताली बजा रहा है और कहता है कि सच में इस तरीके का ही पागलपन तो काफी ज्यादा मैग्निफिसेंट सा होता है। हिबे उडीम को देखकर गुस्से में कहता है कि आखिर साले तू है कौन, जो कि अचानक यहाँ पर कहाँ से आ गया। पर अचानक उन लोगों को काफी ज्यादा इंटेंस और काफी ज्यादा डार्क सा प्रेशर महसूस होता है, और उडीम अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उससे कहता है कि मुझे माफ करना, पर मेरा नाम उडीम है और जो मेरी लॉयल्टी है वो ग्रेट फ्लेम ड्रैगन के लिए है, जिनका नाम रूबील है। जिसके बाद वो और भी ज्यादा डरावना लगना चालू हो चुका था, और वो हिबे से आगे कहता है और अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे साथ कॉर्पोरेट करो। जिसके बाद वो हिबे का सिर अपने हाथ से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो घबरा कर चिल्लाना चालू कर चुका था। जिसके बाद अचानक हिबे के अंदर से भी काफी ज्यादा डार्क एनर्जी निकलना चालू हो चुकी थी, और उसके गले पर ड्रैगन का मार्क आ चुका था, जो कि उडीम की वजह से बना था, और इसी एनर्जी की वजह से वो पूरा करप्ट हो गया था। ये देखकर जो उसके दोनों चमचे थे वो उसके लिए काफी ज्यादा चिंता करते हुए कहते हैं कि हिबे क्या तुम ठीक हो, पर उसकी आंखें बिल्कुल किसी शैतान की तरह लाल लाल हो रही थी, जो कि उनसे चिल्लाते हुए कहता है कि चुप हो जाओ। वो लोग हिबे को देखकर बहुत बुरी तरीके डर गए थे, और वो लोग कहते कि हे हिबे रुक जाओ, आखिर ये क्या हो रहा है, प्लीज रुको। पर क्योंकि वो कुछ दिनों से ज्यादा ही गुस्से में था और पूरे से करप्ट हो गया था, उसकी आंखें बिल्कुल किसी शैतान की तरह लग रही थी। जिसके बाद हमें उन दोनों के चिल्लाने की आवाज आती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम हिबे दिखाते हैं, जो कि काफी डार्क एनर्जी से भरा हुआ था, और उसने अपने दोनों साथियों को बहुत बुरी तरीके से घायल कर पूरी तरह से जला डाला था। उडीम ये देखकर खिलखिलाते हुए कहता है, देखकर लगता है कि चीजें काफी ज्यादा अच्छी तरीके से बदलती जा रही हैं, और अब मैंने सही जगह पर अपने प्यादे को रख दिया है, तो अब समय आ चुका है कि मेरे यहाँ पर मूव लेने का। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें एक सी रैंक के गेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए थे। उनका टीचर बताता है कि वो इस फील्ड के अंदर उनके एक एग्जाम को लेने वाले हैं, और यहाँ पर आप चाहो तो अलग अलग और एक टीम बनाकर भी काम कर सकते हैं। पर लगभग इस डंजन के अंदर जाकर आपको एक मॉन्स्टर को हराना होगा, पर आपकी सेफ्टी रीजंस की वजह से। पर हम लोगों ने आपकी सेफ्टी के लिए यहाँ पर ए रैंक के इंस्ट्रक्टर को एज ए सुपरवाइजर इस एग्जाम के लिए यहाँ पर इन्वाइट किया है, इसलिए आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर सु अब तक का जितना भी उसने सब कुछ देखा था वो उसके बारे में सोचते हुए कहता है कि एक फील्ड एग्जाम जो कि मॉन्स्टर्स के खिलाफ होगा, पर क्या ये लोग अपने इस तरीके की लेवल ऑफ स्किल्स के साथ उस चीज को जरा सा हैंडल कर भी सकते हैं। पर तभी उसका ध्यान एरिका की तरफ जाता है, और वो उसके पास आ गया था। जिसके बाद वो एरिका के पास आकर उससे कहता है कि एरिका उस समय के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर वो कहते कि तुम्हें इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस उनके लिए थोड़ा बहुत शुरुआत ही किया था। अगर तुम्हें कभी कोई जरूरत चाहिए हो तो मुझे बता देना, अगली बार मैं हिबे के सीधे चेहरे पर मुक्का मारूंगी। ये देखकर आगिटो को उसकी बातें याद आती है, जिस तरीके से वो पहले उसे ट्रीट किया करती थी, और वो कहती कि सच में ये उसी की डिसेंडेंट है। जिसके बाद एरिका आगे कहती कि इसके अलावा वो लोग केवल जो उनसे कमजोर है उन लोगों को ही टारगेट बनाते हैं, पर वो लोग उन लोगों के ऊपर हाथ बिल्कुल भी नहीं डाल सकते जो लोग द 4 ग्रेट हीरोज में से एक हो, द 4 ग्रेट हीरोज की लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हो, जिन लोगों ने सोर्ड सेंट के साथ मिलकर लड़ाई करी थी। आगिटो ये सुनकर जैसे काफी हैरान हो जाता है, और वो ये देखकर कहता है कि अच्छा, यानी उस सब के बाद वो लोग काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जिंदगी जिए थे। और ये सोचकर जैसे वो मुस्कुराने लगा था, एरिका उससे पूछती कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि कुछ नहीं, हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये देख एरिका को काफी गुस्सा आता है, और वो सोचती है पर आगिटो ने जो सुबह सुबह मुझे दिखाया था वो किसी भी तरीके का मैजिक नहीं था, और न ही जो वहाँ पर हुआ था वो हिबे की फेल्ड स्टंटिंग की वजह से हुआ था। वो सच में एक काफी ज्यादा कमाल की सोर्ट्समैनशिप थी। एक काफी ज्यादा एक्सप्लोसिव फायर बॉम्ब अचानक ही गायब हो गया, वो भी एक शॉक वेव से, जो कि काफी ज्यादा कमाल की तरीके से स्ट्राइक करने की वजह से निकले थे। यहाँ तक जो एस रैंक मैजिशियन शॉर्ट्समैन है वो लोग भी ऐसा करने के केपेबल नहीं है। पर अगर सच में यहाँ पे कोई एक ऐसा है जो कि इस तरीके की फीट्स को अचीव कर चुका है, वो केवल एक ही इंसान था, जो कि लेजेंडरी सोर्ड सेंट था, आगिटो, जिसने मेरे ग्रेट ग्रैंड मदर के साथ मिलकर लड़ाई करी थी। इसलिए वो आगिटो के बारे में सोचते हुए कहती है कि आखिर असल में तुम सही में हो कौन। जिसके बाद हमें गेट के अंदर का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा सा पिग मॉन्स्टर था, जो कि सभी स्टूडेंट के सामने आ गया था। ये देखकर वो कहते हैं कि ये रहा एक ऑक, जल्दी से उसके ऊपर शूट करना चालू करो, और वो अपने फायर सर्कल मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस ऑक के ऊपर शूट करना चालू कर देते हैं। पर वो बड़े ही आराम से जितने बच्चे होते हैं उन लोगों को हराने लगा था। ये देखकर वो काफी ज्यादा घबराने लगे थे। पर जैसे ही वो ऑक उन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा गहरा हमला करता, पर अचानक इसका शरीर बीच में से कट गया था, और वो किसी और ने नहीं आगिटो ने किया था, और एक ही बार में उसे मार दिया था। जिसके बाद वो उस लड़के के पास जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। सभी लोग जो कि दूर से देख रहे थे वो कहते कि उसने एक ही बार में उसे हरा दिया, ये तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। के बाद आगिटो उन लोगों को बचा कर वहां से जाने लगा था, और कहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लेवल अभी भी काफी ज्यादा लो है, उन्हें फील्ड
एग्जाम से जल्दी निकल कर जाना चाहिए और मुझे यहाँ पर रहकर एक रास्ता ढूंढना होगा जिससे जो गिल्ड के मेंबर्स है मैं उनके साथ इन्फ्लुएंस बनाकर कनेक्ट कर सकूं। और ये सब सोचते हुए अचानक एक ऐसी जगह पर आ गया था जो कि पूरी तरह खाली थी और वो ये देखकर काफी हैरान था और वो कहता है कि आखिर ये क्या है। और उसके सामने मौत का कोहराम मचा हुआ था। कई सारे मॉन्स्टर्स की बहुत बुरी तरीके से मारकर बहुत ब्रूटली मौत हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे कुचल कुचल कर मारा हो, जो देखने सच में काफी ज्यादा रूथलेस और काफी ज्यादा ब्रूटल था। आगिटो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो अपने सामने हीबे को देखता है जो सच में काफी ज्यादा डरावना सा लग रहा था और वो उसको कहता है कि नहीं। हीबे आगिटो को वहाँ पर महसूस कर जैसे पलटता है तो वो सच में काफी ज्यादा डरावना सा लग रहा था, बिल्कुल किसी शैतान की तरह, जो कि उससे चिल्लाकर कहता है कि मैं तुझे यहाँ पर मार डालूंगा। जिसके बाद वो काफी ज्यादा तेजी से जंप कर आगिटो के ऊपर हमला कर देता है और अपने फायर का इस्तेमाल करता है और आगिटो सही समय पर उसके अटैक को डॉज करके जल्दी से घूम जाता है और वो चीज को नोटिस कर लेता है कि उसके गले पर एक निशान बना हुआ था और वो लगातार उसके जितने भी अटैक्स थे उन सभी को डॉज करते हुए कहता है कि जो इसका मैजिक है, कि इसका जो ये मैजिक है वो अननेचुरली यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ चुका है और इसकी जो ये मूवमेंट है वो भी काफी ज्यादा ऑफ है और उसे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पे किसी तरह की गड़बड़ हो सकती है। और ये कहकर वो हीवे को अपनी तलवार के साथ अपने ऊपर अटैक करने से रोक रहा था, पर तभी उसका ध्यान इस चीज के ऊपर भी जाता है कि जो उसकी उंगलियां है वो बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी थी। आगिटो ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था और वो सोचता है क्या ये इसकी हड्डियां, कैसे यहाँ पर जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि जो उसकी उंगलियां थी उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा ही खराब थी। और वो रोते हुए आगिटो से कहता है प्लीज मेरी मदद करो और यहाँ पर उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सच में ये देखना काफी ज्यादा इमोशनल था। आगिटो भी ये देखकर पूरे सहम चुका था और अचानक ही उसे फ्लैशबैक आना चालू होते हैं जो कि उसके साथियों के थे कि किस तरीके से वो मारे जा चुके थे और उन सभी की लाश अचानक उसकी आंखों के सामने आने की वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और वो कहता है कि सारी चीजें तो मुझ पर छोड़ दो। और वो अचानक ही अपनी उंगलियों से किसी तरीके की लाइट निकालते हुए जैसे हीवे के सिर पर रखता है। इसकी वजह से जो उसके अंदर की डार्कनेस थी वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगी थी और जो मार्क था वो भी उड़ चुका था। जिसके बाद हीवे वहां पर बेहोश हो जाता है और आगिटो जल्दी से उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद आगिटो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम वहीं पर हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, जल्दी से बाहर आओ। उडीम ये सुनकर अचानक ही खिलखिलाना चालू कर देता है और वो कहता है कि ओ डियर, मेरा जो खिलौना था वो तो इतने जल्दी टूट गया और लगता है कि एरिका को खत्म करने से पहले मुझे यहाँ पर तुम्हें खत्म कर देना चाहिए। जिसके बाद वो आगिटो को अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम ओडीम है और मेरी लॉयल्टी रूडीम फायर ड्रैगन के लिए है जो कि जल्दी ही रिवाइव होने वाले हैं। और ये कहकर वो कई सारे मैजिकल सर्कल से आगिटो को पूरी तरह से कवर कर देता है। जिसके बाद ओडीम पागलों की तरह हंसते हुए कहता है और मैं यहाँ पर तुम्हें खत्म करने वाला हूँ। जिसके बाद अचानक उन सभी मैजिकल सर्कल्स के अंदर काफी ज्यादा फायर एनर्जी निकलना चालू हो चुकी थी जो कि आगिटो को एक ही बार में पूरी तरह जलाकर खा कर सकती थी। पर ये देखकर वो जल्दी से अपनी तलवार को निकालकर जितने भी अटैक्स होते हैं उन सभी को नेलिफाई करते हुए सभी फ्लेम्स को बीच में से काट देता है। ये सीन देखना सच में काफी ज्यादा इंसेन होता है क्योंकि उडीम भी ये देखकर काफी हैरान था और वो कहता है क्या ये मेरे मैजिक को इस तरीके से कट कर सकता है, क्या ये इस तरीके से मेरे मैजिक को बीच में से काट कर उसे पूरी तरह से खत्म कर सकता है। जिसके बाद आगिटो आगे बढ़ते हुए कहता है ऐसा लगता है कि जो 6 ड्रैगन्स का रिवाइवल है वो काफी ज्यादा करीब आ चुका है, पर तुम्हारे वो कमीने, मैं उन सभी को बीच में से काट कर तबाह कर दूंगा, पर तुम्हारे जितने भी प्लान्स है मैं उन सभी को काट कर पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। ओडीम ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा बोल्ड हो। जिसके बाद वो फिर से अपने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सर्कल्स बनाता है और कहता है अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर जरूर खेलूंगा। और वो कई सारे डार्क ब्लिट्स बनाकर आगिटो को शूट करने की कोशिश करता है, पर आगिटो काफी ज्यादा तेजी से मूव करते हुए धीरे धीरे कर उसी की तरफ बढ़ता आ रहा था। जिसके बाद वो आकर अचानक ही अपनी तलवार को उसको मारता है, पर तभी वो अपने बड़े बड़े से नाखून निकाल लेता है जिससे उसकी तलवार यहाँ पर अटक कर रह गई थी। आगिटो कहता है लगता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे मूड में हो, पर आकर तुम इंसानों को नुकसान क्यों पहुंचाते हो। ओडीम ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है क्यों, ये तो काफी ज्यादा ऑब्वियस है क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा मजेदार है। और ये कहते हुए सच में बिल्कुल किसी साइकोपैथ पागल की तरह लग रहा था। जिसके बाद उन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाता है क्योंकि वो दोनों ही कूद कर दूर दूर हो चुके थे, पर ओडीम लगातार उसके ऊपर डार्क ब्लेड से शूट करता रहता है। पर जो आगिटो था वो जंप करते हुए उसके जितने भी अटैक्स थे उन सभी को केवल डॉज कर रहा था। और वो आगे कहता है कि जो लड़ाई थी जो कि आज से 100 साल पहले हुई थी वो सच में काफी ज्यादा अच्छी थी। क्या तुम ये जानते हो कि जब कोई शिकारी अपना शिकार करता है पर वो जानबूझ के जो अपना प्रे होता है उसे रास्ता देता है। और हम एक बच्चे और उसकी माँ को दिखाते हैं जो कि भागने की कोशिश कर रहे थे और वो आगे कहता है कि इसका केवल एक ही रास्ता है। अचानक कि आगिटो उसके सामने आ गया था और वो आगे कहता है और जब अचानक ही तुम फिर से अपने शिकार के सामने आकर खड़े हो जाते हो वो सेटिस्फेक्शन। और वो यहाँ पर उसकी माँ को इन्फ्लुएंस कर उसी के बच्चे का गला दबाकर उसे मरवा देता है। सच में ये सीन काफी ज्यादा रूथलेस था क्योंकि वो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी, पर वो अपने कंट्रोल में ही नहीं थी। आगिटो को अब ये सब सुनकर दिमाग बहुत बुरी तरीके से खराब होने लगा था और ओडीम बिल्कुल किसी साइकोपैथ की तरह हंसते हुए कहता है कि सच में ये चीज काफी ज्यादा मजेदार है और बस एक बार डिवाइन ड्रैगन फिर से अवेकन हो जाए उसके बाद मैं फिर से उस चीज को फिर से टेस्ट कर पाऊंगा। और इस सब के बाद वो अपने जो मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को इंसानों पर छोड़कर उन्हें मरवा देता है। जिसके बाद वो और भी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए फिर से उसी लैंड को दोहराता है कि बस एक बार डिवाइन ड्रैगन अवेकन हो जाए उसके बाद मैं फिर से उस चीज को टेस्ट
कर पाऊंगा और मैं कभी भी तुम्हें मेरे रास्ते में नहीं आने देने वाला। और ये कहकर वो फिर से अपनी मैजिकल सर्कल बनाकर पागलों की तरह हंसते हुए आगिटो के ऊपर शूट करना चालू कर देता है। पर अचानक ही वो चीज को महसूस करता है कि उसके शूट करने से पहले ही जहाँ पर उसने मैजिकल सर्कल बनाया था वो हाथ उसके कंधे से लेकर कट चुका था। ये देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर चिल्लाना चालू करता है, पर तभी आगिटो उससे कहता है कि इसके आगे अब कुछ भी मत बोलना, ये चीज मुझे सच में काफी ज्यादा पागल कर रही है। और उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। मूडीम अचानक ही अपने हाथ के कट जाने की वजह से जोर से चिल्लाना चालू कर चुका था, जिसके बाद वो गुस्से में आगिटो की तरफ बढ़ते हुए अपने बड़े से पंजे को निकाल लेता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक सा था। जिसके बाद उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक सी लड़ाई होती है, जहाँ पर वो आगिटो के ऊपर लगातार हमला करने की कोशिश कर रहा था, पर आगिटो उसके सभी अटैक्स को डिफ्लेक्ट करते हुए दूर जा रहा था। साथ ही वो उसे गालियां देते हुए कहता है कि तुम ऐसे छोटे से इंसान हो, तुम्हारे जैसे एक स्कम केवल हम लोगों के शिकार करने के काम में आता है और कुछ नहीं। और ये कहकर वो आगिटो को धक्का देता है, जिसके बाद वो आसमान में काफी ज्यादा बड़ी सी मैजिकल सर्कल को बनाता है और कहता है इसलिए तुम्हें जरूर से ज्यादा कॉकी नहीं होना चाहिए। जिसके बाद उसके अंदर से काफी ज्यादा बड़े बड़े मीटियोर निकलना चालू होते हैं और वो अपने स्किल को मीटियोर शावर को आगिटो के ऊपर छोड़ देता है। आगिटो ये देखकर कहता है कि वो यहाँ पर प्लान कर रहा है गेट के साथ सब कुछ यहाँ पर तबाह करने का, इसलिए वो अब आगे बढ़ते हुए कहता है लगता है कि मेरे पास यहाँ पर कोई और चॉइस नहीं है। और फिर वो अपनी युत्सुरागी स्टाइल सोर्ड टेक्निक को इस्तेमाल करने लगा था, जिसका नाम गस्ट स्लैश है। और जैसे ही वो इसको इस्तेमाल करता है जितने भी म्यूटेरॉइड होते हैं वो अचानक ही आसमान में वहाँ पर जाकर तबाह हो जाते हैं। और इसका एक अटैक डायरेक्टली जाकर ओडीम को लगा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल होते हुए दूर जाकर गिर गया था। पर फिर वो इस चीज को महसूस करता है और जैसे ही वो आकर जमीन पर गिरता है वो उठते हुए कहता है तो अच्छा ये ऐसा है, मैं इस मूवमेंट को जानता हूँ जो कि अभी अभी तुमने इस्तेमाल करी है। वो एक काफी ज्यादा हॉरिबल सी मेमोरी है, एक ऐसा स्किल जिसने रूबिल की आर्मी को पूरे तबाह कर दिया था, एक ऐसा स्किल जो कि केवल वही इंसान इस्तेमाल कर सकता है, द सोर्ड सेंट, और उसका नाम भी आगिटो है। और ओडीम आगे कहता है कि मैंने सुना था कि तुम उस लड़ाई के बीच में वहाँ पर मारे गए थे, पर क्या शायद ऐसा हो सकता है कि तुम फिर से रिइंकार्नेटेड हो गए हो। आगिटो कहता है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है, एक ऐसे इंसान को जो कि जल्दी ही यहाँ पर मरने वाला हो। ओडीम को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर फिर वो वहाँ पर खिलखिलाना चालू कर देता है और पागलों की तरह हंसते हुए कहता है तो तुम सच में आगिटो हो, पर तुम सच में एक ऐसा इंसान हो जिसकी किस्मत बिल्कुल भी साथ नहीं देती, भले ही तुम यहाँ पर इनकार्नेटेड क्यों ना हो गए हो, पर जो तुम्हारी किस्मत है वो बिल्कुल पहले ही जैसे होने वाली है और तुम फिर से वहाँ पर मारे जाओगे। और ये कहते हुए धीरे धीरे करके ओडीम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होना चालू हो चुका था और अचानक इसके शरीर के अंदर काफी ज्यादा मेजर चेंज आना चालू हो चुके थे। आगिटो ये देखकर थोड़ा सरप्राइज था, क्योंकि अचानक ही उसके शरीर के अंदर से वेन्स निकलती हैं और उसका हाथ फिर से आ गया था। उसके दांत काफी ज्यादा खतरनाक से लग रहे थे और वो कहता है कि जैसे जैसे डिवाइन ड्रैगन की अवेकनिंग अप्रोच कर रही है हम लोगों को नई नई पावर्स मिल रही है। और ये कहते हुए अब धीरे धीरे करके पूरी तरह से बदल चुका था और अब वो देखने में पहले से काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा खतरनाक सा मॉन्स्टर बन गया था। आगिटो भी ये देखकर कहता है कि एक फॉर्म, जिसके बाद मूडीम जोर से चिल्लाता है और जो उसका रोर होता है वो पूरी की पूरी डंजन को बहुत बुरी तरीके से कपकपा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक छोटा सा भूकंप आ गया था। आगिटो भी उसकी ट्रू पावर्स देखकर काफी ज्यादा हैरान था, जिस तरीके से वो यहाँ पर आगे बढ़ता है और लंबी लंबी सांस लेकर हंसना चालू करता है। वो आगिटो से आगे कहता है कि अब देखो ये रंगनार का प्रोटेक्शन है और अब बताओ कि किस तरीके का तरस है जो कि तुम मुझे अब दिखाना चाहते हो। पर आगिटो इस चीज के ऊपर कोई खास रिएक्शन नहीं देता और वो कहता है कि रंगनार का प्रोटेक्शन, अब आखिरकार तुमने वो दिखा दिया है कि आखिर जो तुम यहाँ पर अभी तक छुपा कर रखे हुए थे, और अब मुझे माफ करना क्योंकि तुम्हें ये पता है कि आखिर मैं कौन हूँ। तो चलो इस चीज को पूरी तरह से यहाँ पे खत्म कर देते हैं। और वहाँ पर जब ओडीम ने जोर से चिल्लाया था जिसकी वजह से वहाँ पर एक छोटा सा भूकंप आ गया था, दूसरी तरफ इस भूकंप की वजह से एरिका भी काफी ज्यादा हैरान और काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। वो लोग कहते हैं कि जो ये डंजन है वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से हिल रहा है। एरिका इस चीज को समझ चुकी थी कि ये पावर ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसलिए वो जल्दी से उस सोर्स की तरफ भागना चालू करती है और सभी लोगों से कहती है कि जल्दी सभी लोग यहाँ से निकलो। वो घबराई हुई से कहती है कि यहाँ पर एक काफी ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल मॉन्स्टर है, वो भी इस डंजन की गहराई में, इसलिए वो जल्दी से भागते हुए उस गहराई की तरफ ही पहुंचती है। और जैसे वो वहाँ पर पहुंचती है तो देखती है कि जो आर्टिगो था वो एक काफी ज्यादा बड़े खतरनाक से मॉन्स्टर के सामने खड़ा हुआ है और वो दोनों एक दूसरे को इस तरीके से देख रहे थे जैसे कि वो एक दूसरे के बारे में काफी अच्छे तरीके से जानते हो, जहाँ पर वो एक दूसरे से अब लड़ना चालू करने वाले हैं। एरिका ये देख हैरान थी और कहती है कि आखिर ये क्या है, आखिर आर्टिगो यहाँ पर क्या कर रहा है। आर्टिगो कहता है कि मुझे माफ करना, पर अब तुम्हें ये पता चल चुका है कि आखिर मैं कौन हूँ, तो चलो इस चीज को यहाँ पर पूरी तरह से खत्म करते हैं। ओडीम अपने काफी ज्यादा बड़े से हाथ के साथ आर्टिगो के ऊपर आकर हमला करना चालू कर देता है और जो उसका ये क्लॉ अटैक था वो सच में इतना ज्यादा डिजास्टर्स था कि जो पूरी की पूरी इंजी की जमीन होती है वो बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर तबाह हो जाती है। पर आर्टिगो सही समय पर इस चीज को डॉज करके उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर एरिका और ओडीम दोनों ही काफी हैरान थे, क्योंकि अचानक ही ओडीम के शरीर के ऊपर स्लाइसेस लगना चालू होते हैं और अचानक ही पूरे शरीर से खून ही खून निकलना चालू हो चुका था, जिसकी वजह से वो दर्द में चिल्लाने लगा था। आर्टिगो कहता है कि सच में काफी डिसअपॉइंटिंग है, तो क्या यही तुम्हारा फिगर है, तुम्हारे पावर अप का। पर अचानक ही ओडीम हंसते हुए कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। और अचानक ही जितने भी घाव उसके शरीर के ऊपर लगे हुए थे वो सभी धीरे धीरे करके हील होना चालू हो चुके थे। ये देखकर वो दोनों ही हैरान थे और
एरिका कहती कि वो रिजनरेट कर रहा है। आर्टिगो भी इस चीज को काफी ज्यादा गौर से देख रहा था और ओडिम हंसते हुए कहता है कि मैंने पहले तुमसे ये नहीं कहा था, मेरे पास रंगनार की प्रोटेक्शन है और इस तरीके की घटिया सोर्समैन टेक्निक मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। और ये कहकर वो अपने हाथ से एक काफी ज्यादा बड़ी सी बीम बनाता है और उसके ऊपर फिर से कई सारी सोल बुलेट्स शूट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा बड़े बड़े धमाके होते हैं। पर जो आर्टिगो था वो सभी को आसानी से डॉज कर लेता है। पर एरिका ये देख कर काफी ज्यादा घबराते हुए कहती है कि ये मॉन्स्टर कुछ जरूर से ज्यादा ही ताकतवर है, वो स्टूडेंट जरूर एक ए रैंक होगा, नहीं एक एस रैंक लेवल ही इसे हैंडल कर सकता है। ओडिम अपनी डार्क एनर्जीज के साथ अपने दोनों हाथों को कवर करता है, जिसके बाद काफी ज्यादा फुल स्पीड में आकर आगिटो के ऊपर हमला कर देता है। पर वो अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को यहाँ पे ब्लॉक कर चुका था। साथ ही वो कहता है कि ये रंगनार की प्रोटेक्शन है, पर एक लेफ्टिनेंट क्लास, वो भी केवल इतने के साथ। पर अचानक ही वो आगिटो को अपने धक्के के साथ पीछे की तरफ धकेल देता है, जिसके बाद ओडिम लगातार उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि तुम केवल उस इंसान के अलावा कुछ भी नहीं हो जो कि पास्ट से यहाँ पर आया है, तुम तो हमारे प्लान के आर पार यानी हमारे प्लान के बारे में समझ तक नहीं पाए थे और फिर एक एक कर तुम सभी के सभी मारे गए, जैसे कि तुम सभी ने दुनिया बचा ली थी। और तभी आर्टिगो को अपना वो पास्ट याद आता है जहाँ पर वो मरते हुए कह रहा था कि सभी सिक्स को हराने के बाद भी ये चीज सॉल्व नहीं हुई है, अगर मुझे कोई चांस मिले तो मैं सब कुछ खत्म कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद आर्टिगो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, पर तभी पीछे से एरिका ये देखकर घबराते हुए चिल्लाने वाली होती है, क्योंकि ओडिम अचानक अपने हाथ को काफी ज्यादा बड़ा कर लेता है, जो कि शायद में काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा खतरनाक सा लग रहा था। और साथ ही आगे कहता है यहाँ पर ऐसी कोई भी दुनिया नहीं है जिसे तुम यहाँ पर बचा सको। और ये कहकर वो अपने बड़े से पंजे के साथ आर्टिगो के ऊपर हमला कर चुका था। पर जैसे ही उसका पंजा आर्टिगो को लगता उससे ही पहले वो काफी ज्यादा गुस्से के साथ अपनी तलवार को घुमाता है और उसकी सभी उंगलियों को एक स्ट्राइक के अंदर काट देता है। ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान थे, जिसके बाद आर्टिगो अपनी तलवार के साथ उसके दो टुकड़े कर चुका था और उसने ये अटैक इतनी ज्यादा स्पीड में किया था कि जो ओडियम था उसे चीज के बारे में पता ही नहीं चला। वो कहता है कि आखिर कैसे, ये चीज तो पूरी तरह से नामुमकिन है और ये अटैक इतना ज्यादा गहरा है कि जो मेरी रिजनरेशन है वो भी इस चीज को कैच नहीं कर पा रही। जिसके बाद आर्टिगो आगे बढ़ते हुए उसे कहता है कि जैसा कि तुमने कहा मैं कोई हीरो नहीं था और ना ही कोई ऐसा इंसान, पर फिर भी मेरे कई सारे साथियों ने उस लड़ाई के बीच में अपने आप को सेक्रीफाइस किया, ये सब सोच करके हम लोगों को एक अच्छी सी पीस मिलेगी और इन 100 सालों के बाद भी मैं उस गलती को फिर से नहीं दोहराने वाला। और ये कहकर वो सारी चीजों को याद करता है जो कि उसके डिसेंडेंट और उन सभी चीजों के साथ हुआ था। एरिका ये सुनकर थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि आखिर वो यहाँ पे किस तरीके की बात कर रहा है और आर्टिगो चिल्लाते हुए कहता है कि और इस बार मैं इस दुनिया को बचा कर रहूंगा। ओडिम भी काफी ज्यादा गुस्से में आकर उससे कहता है कि चुप हो जाओ चुप हो जाओ और काफी ज्यादा तेजी से आकर उसके ऊपर हमला करने वाला था। पर आर्टिगो बड़े ही आराम से अपने एक हाथ के साथ उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ओडिम ये देखकर काफी हैरान था और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, एक ऐसा हीरो जो कि वहाँ पे फेल हो गया था, एक ऐसा इंसान जो कि मर चुका है, इस चीज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं ऐसे किसी इंसान से नहीं हारने वाला। और ये कहकर वो जितनी भी अपनी एनर्जी होती है उसको पूरी तरह से रिलीज करने की कोशिश करता है। पर तभी आर्टिगो अपनी तलवार को उसकी छाती के ऊपर टैप करता है, जिसके बाद वो अपनी शॉर्ट स्टाइल टेक्निक को इस्तेमाल करता है, पियर्सिंग मून, जिसकी वजह से ओडिम के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल इंसान अटैक हुआ था और वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरा है। जिसके बाद जो उसका शरीर था वो धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट यानी पूरी तरह से खाक के अंदर बदलना चालू हो चुका था और वो अपने मास्टर रूबिल को ही याद कर रहा था। और अचानक ही वो धूल बनकर वहां से गायब हो जाता है और मारा जाता है। आर्टिगो ये देख कर कि वो वहाँ पर मर चुका है वो वहाँ से जाने लगा था, पर अचानक की एरिका पीछे से आ जाती है जो कि उसको आवाज देती है। आर्टिगो उसको देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज और पीछे की तरफ मुड़ता है तो वो काफी गुस्से में सीरियसली उससे पूछती है कि अपने आप को यहाँ पे एक्सप्लेन करो कि आखिर तुम हो कौन। और उसी समय पर सेंट्रल रीजन के अंदर यानी जापान में स्पेशल गेट हेल पूल हमें वहाँ पर उस स्कूल की एक लड़की को दिखाते हैं जो कि रिपोर्ट करते हुए कहती है कि मैं गिल्ड मास्टर को टुमारो रिपोर्ट करते हुए ये बताना चाहती हूँ कि एक मास्टर जो कि अपने आप को लेफ्टिनेंट ऑफ द 6 ड्रैगन्स बता रहा था उसे मैंने यहाँ पर हरा दिया है और ये एक एस रैंक की कैंडिडेट है, इसका नाम रेना है और ये आईसी पावर्स को इस्तेमाल कर सकती है। गिल्ड मास्टर कहता है कि रिवाइवल ऑफ 6 ड्रैगन्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज पूरी तरह से सच है, अगर तुम लोग एस रैंक पर नहीं होते तो इसकी वजह से हमें सच में काफी ज्यादा डैमेज हो सकता था। रेना कहती है कि इसके बाद हम लोगों को क्या 6 ड्रैगन्स की लोकेशन को पता करना है और अगर ऐसा है तो हमें और भी ज्यादा सामान चाहिए क्योंकि काफी दिनों से हम लोगों ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया है। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने कैंडिडेट को ढूंढ लिया है और वो यहाँ पर आर्टिगो के बारे में बात कर रहे थे और वो बताते हैं कि उसने ओडिम को हराया है और वो भी अपने आप को लेफ्टिनेंट ऑफ द 6 ड्रैगन्स बता रहा था। रेना ये सुनकर ऊपर बैठे हुए एक लड़के से कहती है कि वो लोग ऐसा कह रहे थे और वो लड़का जो कि ऊपर बैठा हुआ था उसका नाम रिको है जो कि लाइटिंग पावर का इस्तेमाल करता है और वो भी एक एस रैंक है। और रिको उससे कहता है कि पर मुझे इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो बिल्कुल भी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता और आज के समय पर आखिर सोर्समैन कौन होते हैं। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो कह रहे हैं कि उसने उसको अकेले हराया है, जरूर उन लोगों ने यहाँ पे किसी तरीके की कोई गलती कर दी है। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि अगर तुम दोनों की चीज के ऊपर शक है तो खुद की आंखों से जाकर चीज को कंफर्म करो कि उसकी एबिलिटी रियल है या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरीके की उसकी एबिलिटीज है मैंने उसे अलाउ किया है कि वो सेरेफिम को यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है। ये सुनने के बाद वो दोनों ही काफी शॉक हो गए थे। रिको लंबी से सांस लेते हुए
कहता है कि ठीक है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। और वो रेना से कहता है कि जितनी भी रिपोर्ट का काम है वो सारा का सारा मैं तुम पर छोड़ता हूँ। रेना ये सुनकर कहती है कि तुम कह सकते हो ना कि तुम रिपोर्ट नहीं लिखना चाहते, पर अचानक ही रिको सामने की तरफ देखता है और कहता है अभी भी यहाँ पे ऐसे कई सारे हैं जो कि बाकी हैं। जिसके बाद वो आर्टिको के बारे में सोचते हुए अपनी लाइटनिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और वर्ल्ड कॉर्क से जितने भी ड्रैगन उसके सामने से आ रहे थे उन सभी के ऊपर काफी ज्यादा बड़े बड़े धमाके होते हैं और एक ही बार में जितने भी ड्रैगन थे वो सभी यहाँ पर मारे जाते हैं। और रिको आगे कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें आकर वहाँ पर टेस्ट करूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर स्कूल ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ही खड़े हुए थे और अब आर्टिको एरिका को सारी की सारी कहानी बता चुका था। ये सुनकर वो कहती क्या, और वो कहती है यानी तुम ये कहना चाहते हो कि तुम 8 सूट आर्टिको की रिइंकार्नेशन हो और जो 6 ड्रैगन थे वो फिर से जिंदा होने वाले हैं और ये सारा का सारा प्लॉट रंगना के लिए है। आर्टिको उसकी बात सुनने के बाद उससे कहता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है। वो कहती है कि सच में ये कितना ज्यादा पागलपन है। साथ ही वो सोचती है कि नॉर्मली इसकी जिस तरीके की बातें हैं मैं सारी की सारी चीजें पूरी तरह से भूल जाती, पर जिस तरीके की सोर्टमैनशिप वो वहाँ पर इस्तेमाल कर रहा था वो केपेबल है एस रैंक मैजिशियंस के लिए और इस चीज को बिल्कुल भी किसी को भी साबित नहीं किया जा सकता जब तक ये खुद सोर्ड सेंट आर्टिको ना हो। इसलिए वो आर्टिको को देखने के बाद एक लंबी सी सांस लेती और कहती कि ठीक है मैं समझ गई, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है कि जो कि तुमने मुझसे कहा है, पर मेरी एक कंडीशन है। आर्टिको कहता है कंडीशन करना? वो कहती है कि हाँ मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा हाथ पकड़ो और वो कहती है कि मैं तुम्हारा हाथ बटाना चाहती हूँ उन 6 ड्रैगन को हराने के लिए, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल वैसा ही महसूस होता है जब मैं किसी की रक्षा करना चाहती हूँ। इसलिए चीज का सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं पीछे बैठकर बस ऐसी चीजें देखती रहूं। और आर्टिको को अपनी साथी उसके अंदर साफ साफ दिखाई दे रही थी। ये देखकर वो काफी हैरान था और उसकी पूरी पूरी प्रीवियस लाइफ की वो सारी की सारी इमेजेस याद आती हैं। जिसके बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है कि सच में ये तुम्हारी हायर डिसेंडेंट है और इस तरीके का क्वालिटी मैजिक मुझे लगता है कि इसने तुम्हारे टैलेंट को इनहेरिट किया है। इसलिए एरिका थोड़ी सी कंफ्यूज थी। ये देख आर्टिको कहता है कि कुछ भी नहीं। जिसके बाद वो उससे पूछती है तो आखिर अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं? आर्टिको बताता है मुझे लगता है कि सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर कुछ दोस्त बनाने होंगे, पर यहाँ पर एक लिमिट है, बस 2 लोग और चाहिए। अगर ये चीज पॉसिबल हो सकती जैसा कि पहले हुआ करती थी और अगर ये चीज पॉसिबल हो तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि 4 ग्रेट हीरोज हुआ करते थे उतने ज्यादा रिलायबल कंपेनियंस चाहिए। एरिका कहती कि क्या बिल्कुल मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर की तरह। इसलिए उसके दिमाग में आता है सेराफिम। वो कहती कि शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं। आर्टिको कहता है कि सेराफिम। एरिका बताती है कि वो एक इस तरीके का गिल्ड है जिसके अंदर केवल एस रैंक के मेंबर्स हैं और जो एबनॉर्मल गेट्स होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसे बनाया गया है। जिसके बाद वो आगे कहते हैं कि तुम ये जानते थे ना कि मैं बाहर गई हूँ, मुझे असाइन किया गया था एक इन्वेस्टिगेशन के लिए क्योंकि मैं एक सेराफिम की कैंडिडेट हूँ और अगर मैं एक साफ भाषा में उसके बारे में कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी का एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। आर्टिको ये सुनकर कहता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, पर वो आगे कहता है कि मेरे एक क्वेश्चन है, क्या वो मेरी स्टोरी के ऊपर भरोसा करेंगे? तो वो कहते कि शायद ऐसा हो सकता है। सेराफिम के अंदर काफी ज्यादा अलग अलग तरीके के इंसान है, पर कुछ ऐसा है जो कि सभी के अंदर कॉमन है कि वो भी उस पीस की रक्षा करना चाहते हैं जो कि सोर्ड सेंट और 4 हीरोज ने मिलकर यहाँ पर क्रिएट की थी। इसलिए वो अपनी जिंदगी और ताकत का इस्तेमाल करते हैं दूसरों की रक्षा करने के लिए और यही एक तरीका है जहाँ पर सभी लोग लड़ते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये चीज ठीक होगी। आर्टिको ये सुनने के बाद उससे कहता है कि अच्छा, मुझे ये जानकर काफी सुकून हुआ है कि आज के समय पर भी ऐसे एग्जिस्ट करते हैं द न्यू हीरोज और सच में ये चीज काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है कि अगर हम लोग मिलकर उन लोगों के साथ लड़े। पर तभी एरिका कहती है कि पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, पर अगर तो अपनी सिचुएशन उनको सही तरीके से आप एक्सप्लेन करते हो। पर अचानक आर्टिको कुछ महसूस करता है जिसकी वजह से वो घबरा कर जैसे पीछे देखता है तो एक काफी ज्यादा बड़ी सी लाइटनिंग अटैक होती है जिसको वो केवल अपनी तलवार की स्लैश यहाँ पर रोक देता है। एरिका ये देख कर काफी हैरान थी और वो उससे कहता है कि प्लीज थोड़ी सावधान हो जाओ। साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग और फास्ट ब्लो था और वो उसे बताता है कि एक गेस्ट है जो कि हम लोगों से मिलने के लिए आया है। पर अगर मैं सच बताऊँ तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टिंग नहीं था और हमें दिखता है कि जो रिको है वो अचानक उस लाइटनिंग से निकल कर लोगों के सामने आ गया था और वो आर्टिको से कहता है कि जैसे मैंने सोचा था तुम तो उससे भी काफी ज्यादा अच्छे निकले। एरिका रिको को देखकर तुरंत ही पहचान लेती है। ये सुनकर वो कहता है कि तुम इसे जानती हो। एरिका बताती है कि हाँ, ये गिल्ड का एक एस रैंक का मेंबर है और साथ ही दुनिया की सबसे ज्यादा अच्छी लाइटनिंग पावर को इस्तेमाल करने वाले लोगों में से एक है और इसके अलावा ये सेराफिम का मेंबर है। आर्टिको ये सुनकर थोड़ा सा हैरान था। जिसके बाद जो रिको होता है वो आगे बढ़ते हुए आर्टिको के बारे में कहता है कि अचानक ही तुमने अकेले ही 6 ड्रैगन के एक लेफ्टिनेंट को हरा दिया। वैसे मैंने भी एक आदमी को हराया है जो कि ये क्लेम कर रहा था कि वो 6 ड्रैगन का एक लेफ्टिनेंट है, पर वो तो बिल्कुल भी उतना अच्छा नहीं था जितना कि वो लोग कह रहे थे। वो तो काफी ज्यादा कमजोर था। इसलिए तुम ये बिल्कुल भी मत सोच लेना कि तुम्हारे जैसा कोई लड़का मुझे यहाँ पर हरा सकता है। इसलिए तुम जल्दी से अपने आप को तैयार कर लो क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी एबिलिटीज को टेस्ट करने वाला हूँ। और ये कहकर वो अपनी लाइटनिंग पावर से मैजिकल सर्कल को बनाता है जिसके बाद वो उसे काफी ज्यादा एनहेंस करते हुए पूरी तरह रिलीज करने लगा था। ये देखकर एरिका काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो यहाँ पर ब्लास्ट नोवा को इस्तेमाल करने वाला है। पर ये कोई एक ऐसा स्पेल नहीं है जो कि किसी भी मैजिकल बीस्ट या फिर ड्रैगन के ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। पर ये कोई एक ऐसी भी चीज नहीं है जो कि किसी इंसान के ऊपर शूट की जा सके। रिको आगे कहता है कि अगर तुमने इस ब्लो को यहाँ पर सर्वाइव कर लिया तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ, पर मैं एज ए सेराफिम कैंडिडेट तुम्हें यहाँ पर रिक्रूट कर लूंगा
करूंगा। वो ये सुनकर कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है, पर अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो। रिको कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं रिपोर्ट में इतना लिख दूंगा कि यहाँ पर कुछ मिस कैलकुलेशन हो गई थी, जिसकी वजह से कैंडिडेट यहाँ पर मारा गया। आर्टिको ये सुनकर कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आ जाओ। जिसके बाद रिको अपनी लाइटनिंग को चार्ज करने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है ब्लास्ट नोवा, जो कि सीधे आर्टिको की तरफ ही जा रही थी, पर वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड स्टाइल टेक्निक को इस्तेमाल करता है और केवल अपनी एक स्लैश से जो अटैक उसकी तरफ आ रहा था उसे खत्म कर देता है। डेथ स्नो ब्लेड। रिको के ये अटैक उसके सामने आकर यहाँ पर पूरी तरह से रुक चुका था। ये देखने के बाद एरिका भी काफी ज्यादा हैरान होती है और रिको भी ये देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि अचानक उसका जो अटैक है वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो रहा है। जिसके बाद आर्टिको अपनी तलवार एक और बार घुमाता है और उसका अटैक पूरी तरह से वहां से गायब हो चुका था। एरिका ये देखने के बाद सच में काफी ज्यादा शॉक होती है और रिको भी ये देखकर हंसना चालू कर चुका था और वो आर्टिको को देखते हुए कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा कमाल का था। और आर्टिको ये देखने के बाद कहता है कि ये काफी ज्यादा कमाल का था। इस तरीके की क्लास के मैजिशियन 100 साल के बाद भी काफी ज्यादा रेयर होते हैं। सच में इसका टैलेंट तो काफी ज्यादा कमाल का है। और इसलिए आर्टिको चिल्लाते हुए रिको से कहता है क्यों न हम दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ले। रिको ये सुनने के बाद जैसे कि काफी ज्यादा गुस्से में था, पर अचानक इसका मूड पूरी तरह चेंज हो चुका था और वो मुस्कुराते हुए कहता है ये चीज इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं है, जहाँ पर तुम्हारा दोस्त बनना तो शायद ये मेरी लाइन होनी चाहिए थी। और वो आकर आर्टिको के कंधे पर पीट करने लगा था। ये सुनकर वो कहता है कि नहीं, मेरा मतलब, वो कहता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम यहाँ पर आए वो भी केवल एक तलवार के साथ। आर्टिको कहता है कि तुमने भी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, ये एक इंटरमीडिएट स्पेल का डुप्लीकेट था, लाइटिंग स्पीयर। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। रिको ये सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान था और वो कहता है अगर तुमने यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाई होती तो शायद ये एरिया पूरी तरह तबाह हो चुका होता। सच में अभी जिस लेवल पर तुम हो, ऐसे कई सारे मैजिशियंस हैं जो कि अभी तक वहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। रिको ये सुनकर हैरान था और वो कहता है कि इसको पता है क्या कि किस तरीके का अटैक था। सच में ये एक एस रैंक के कंपेरेबल है। जिसके बाद रिको ये देख कर बहुत ज्यादा खुश था और वो आगे कहता है कि अब और भी कोई कैंडिडेट नहीं रहेगा, पर अब आज से तुम एक स्पेशल फोर्स यूनिट में रहोगे जब तक तुम सेफ्रम के एक मेंबर नहीं बन जाते। अगीटो कहता है कि इस चीज के लिए मैं सच में काफी ज्यादा खुश होऊंगा, पर क्या ये चीज पूरी तरह से ठीक होगी अगर एरिका भी इस चीज को ज्वाइन करती है। एरिका ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान थी। आर्टिको कहता है कि तुम एक सेराफिम की कैंडिडेट हो, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो कहती है कि हाँ, पर अचानक ही रिको चिल्लाते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। और वो बताता है कि जो नॉर्थन अमेरिका के ब्रांच है, मेरे पास इसके ऑपरेशन के रिकॉर्ड्स देखे हैं, इसकी जो मैजिकल लेवल्स है वो हमसे काफी ज्यादा कम है। और आर्टिको जो इसकी सोर्ट्समैन शिप है वो भी तुम्हारी जितनी आउटस्टैंडिंग नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहता था, पर ये बिल्कुल भी हम लोगों को कभी भी सपोर्ट नहीं कर पाएगी और ना ही हम लोगों का साथ दे पाएगी। इसलिए जिस लेवल पर वो है, ऐसे किसी लेवल वाले को सेराफिम को ज्वाइन नहीं करने दिया जा सकता। अभी वो केवल तुम हो जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट है। एरिका को ये सुनकर थोड़ा सा बुरा तो लगता है और वो अपने पास्ट की बातें याद करती है, जहाँ पर वो कहती है कि मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ मेरे स्किल्स पर कि ये केवल एक ऐसा स्कूल है जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। जिसके बाद वो आर्टिको की उस लड़ाई के बारे में सोचते हुए कहती है कि मैं कभी भी उस लड़ाई के अंदर बिल्कुल भी कीप अप नहीं कर पाती, इसलिए शायद मैं अभी तक उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई हूँ कि मैं सेराफिम को यहाँ पर ज्वाइन कर सकूँ। पर आर्टिको ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है ये चीज तो पूरी तरह से सच है। रिको ये सुनकर काफी हैरान था और वो कहता है क्या, पर तभी आर्टिको उससे आगे कहता है कि पर मैं चीज की गारंटी लेता हूँ कि एरिका के अंदर एक हिडन टैलेंट है जिसके बारे में अभी तक इसको खुद को ही नहीं पता है, और हम लोगों को आगे आने वाली जितनी भी लड़ाइयाँ हैं उसके अंदर उसकी पावर की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। एरिका ये सुनकर काफी हैरान थी और वो कहती क्या। रिको कहता है कि मुझे अभी इसके कोई टैलेंट के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, पर वो बिल्कुल भी एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है क्योंकि मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो कि वो कर सकती है। आर्टिको कहता है कि बिल्कुल ये चीज तुम्हारे लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, खासकर केवल एक फील्ड के अंदर, उसके अंदर तो ये भी तुम्हें पूरी तरह सरपास कर सकती है। आर्टिको की इस तरीके की बातें सुनने के बाद एरिका काफी ज्यादा हैरान थी और काफी ज्यादा कंफ्यूज भी। पर अब रिको थोड़ा सीरियस होते हुए उसे कहता है 1000 से भी ज्यादा मैजिशियंस इस तरीके की मिशन के बीच में मारे जाते हैं। भले ही सब लोग सोचते हैं कि उस लड़ाई को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं, पर गेट और जो मॉन्स्टर्स है वो अभी तक गायब नहीं हुए। यहाँ तक सोर्ड सेंट और उन चारों हीरोज ने भी उन 6 ड्रैगन से लड़ाई करी थी, पर फिर भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि अपनी जान गंवाते हैं इन्वेस्टिगेशन या फिर सब्जुगेशन के मिशन में भी। इसलिए जब तक हम लोग एस रैंक के हैं, हम लोग किसी को भी अपने सामने बिल्कुल भी नहीं मरने दे सकते, और इसी वजह से सेराफिम को यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया है। और यहाँ पर तुम उसे काफी ज्यादा अंडरएस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हो और उसके बाद भी तुम एरिका को रिकमेंड करना चाहते हो। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ, क्योंकि इस लड़की का जो टैलेंट है असल में वो एक एस रैंक लेवल पर है, इसलिए डेफिनेटली सेराफिम के अंदर वर्क कर सकती है। एरिका ये सुनकर उसको रोकने की कोशिश कर रही थी और वो कहती है जैसा कि रिको ने कहा वो बिल्कुल सही है, मुझे भी वैसा लगने लगा है कि स्कूल के लेवल्स के हिसाब से जो मेरे स्किल्स है वो काफी ज्यादा कम है। रिको और आर्टिको दोनों उसकी तरफ देख रहे थे, पर अचानक ही रेन वहाँ पर आ जाती और वो कहती कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इसके अंदर एक ऐसा टैलेंट है जिसको अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है। अगर इसके अंदर कोई इस तरीके की पावर है तब तक इसके कोई निशान तो यहाँ पर दिखना चालू हो चुके होते, और वो भी काफी पहले। एरिका उसको अचानक ही वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। रिको कहता है क्या तुम दोनों दोस्त हो? वो कहती कि हाँ, मैं इसको काफी लंबे पहले से ही जानती हूँ। वो कहती कि हाँ, मैं पहले से इसको जानती हूँ। पर एरिका थी रेना को देख पूरी तरह चुप हो
चुकी थी और वो कुछ सोच रही थी, पर आर्टिको उसको देखकर कहता है कि एक और सेराफिम, और देखने में तो ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लगती है। इसलिए रेना कहती है कि अगर अभी भी तुम एरिका के टैलेंट को इंसिस्ट करना चाहते हो तो अगले इन्वेस्टिगेशन मिशन पर हम चारों एक साथ जाएंगे और उसको दिखाएंगे कि आखिर उसका मतलब क्या होता है कि अपनी औकात का पता होना जरूरी है। पर तभी रिको इस चीज के लिए बिल्कुल ही मना कर देता है और कहता है कि सच में इस चीज में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। आर्टिको उससे कहता है अगर ऐसा करना है तो हम लोग इसके लिए काफी ज्यादा क्विक अप्रोच को इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो एक दूसरे के खिलाफ आखिर 2v2 डुएल करने के बारे में क्या ख्याल है। ये सुनने के बाद वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं और उन तीनों की आंखें काफी ज्यादा सीरियस होकर उसी को ही देख रही थी। जिसके बाद रेना आगे कहती है कि मैं सच में कुछ जरूर से ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रही थी। ऐसे इंसानों के खिलाफ लड़ना जो कि हम लोगों को काफी ज्यादा कम आंकते हैं, हम लोग बिल्कुल भी कोई नाइव नहीं है। आर्टिको कहता है कि हाँ मैं इस चीज के बारे में जानता हूँ। रेना ये सुनकर कंफ्यूज थी, पर वो कहती है अगर हम लोग सच में ऐसा कुछ करने ही वाले हैं तो चलो हम लोग HQ के ट्रेनिंग ग्राउंड को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर एस रैंक्स काफी ज्यादा सीरियस होकर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं तो आसपास का जो एरिया है उसको काफी ज्यादा डैमेज पहुंच सकता है। रिको भी सुनकर कहता है कि सच में इस चीज की तो काफी ज्यादा परफेक्ट टाइमिंग है और भले ही एक डुएल हो या फिर इस चीज से मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, पर जो आर्टिको है मैं सच में उससे एक बार काफी अच्छी तरीके से लड़ना चाहता हूँ। आर्टिको कहता है अगर ऐसा है तो बिल्कुल भी होल्ड बैक मत करना। तो वो कहता है कि इस चीज में कोई दिक्कत नहीं और वो दोनों तो एक दूसरे के साथ पूरे कंपेटेबल थे। पर एरिका उसे आवाज देती है तो वो कहता है कि इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम उससे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जितना तुम अपने बारे में सोचती हो, इसलिए मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है, इसलिए और मैं तुम्हें पूरा भरोसा करता हूँ, इसलिए प्लीज मेरे साथ मिलकर लड़ो। एरिका इस चीज के बारे में सोचती है और कहती वो सोर्ड सेंट जो कि 8 सोर्ड आर्टिको है वो मुझे इतनी ज्यादा दूर लेकर आया है। एरिका चिल्लाकर कहती कि प्लीज मैं तुम्हारे साथ ये करना चाहती हूँ। आर्टिको को ये सुनकर अच्छा लगता है। आर्टिको ये सुनकर खुश हो गया था और वो आगे कहती है कि मैं इस रियल कॉम्बैट के अंदर दिखा दूंगी कि आखिर मेरे अंदर कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है। आर्टिको ये सुनकर खुश होता है और कहता है अगर ऐसा तो चलो ठीक है, एरिका और मैं, रिको और रेना, हम दोनों तुम दोनों एस रैंक्स को बहुत बुरी तरीके से हराने वाले हैं। जिसके बाद अब वो लोग HQ के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको कंफर्म कर लिया गया था, यानी एक तरफ आर्टिको और एरिका थी और दूसरी तरफ वो उनका सामना करने वाले थे, दूसरी तरफ रिको और रेना थे। और जैसे प्रोटेक्टिव बैरियर यहाँ पे पूरी तरह कंप्लीट डेवलप हो जाता ये मैच यहाँ पर चालू हो जाएगा। कई सारे हाई प्रोफाइल्स लोग ऊपर से ये सब देख रहे थे। वो कहते हैं कि रीनो और रेका के साथ लड़ाई, और ये तो अमासा की फैमिली की लड़की है ना, और आखिर ये आर्टिको कौन है। वो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे और उनके कई सारे सवाल थे, इसलिए वो गिल्ड मास्टर से कहते हैं क्या ये किसी तरीके की प्रॉपर फाइट होने वाली है। तो जो गिल्ड मास्टर होते हैं जिनका नाम जिन यूजी है वो कहते हैं कि जैसे ये चालू होगा तुम ये समझ जाओगे। साथ ही वो आर्टिको के बारे में सोच रहे थे कि ऐसा F क्लास जिसने 6 ड्रैगन्स के एक लेफ्टिनेंट को खुद से ही हरा दिया, और अब वो ये भी जानता है कि जो 6 ड्रैगन्स का रिवाइवल है वो पूरी तरह से सच है। इसलिए मुझे लगता है कि टीम के अंदर एक और इंसान का होना काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो चलो अब देखते हैं कि आखिर तुम्हारी एबिलिटीज कैसी हैं। इसके बाद बताया जाता है कि जो बैरियर है उसको डेवलप होने में केवल 40 सेकंड और लगेंगे और जो काउंटडाउन होता है वो लगातार चलता रहता है। आर्टिको ये देखकर कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा बड़ा सा बैरियर है और कि ये सारी चीजें केवल मशीन से होती है। एरिका कहती है कि हाँ आज के समय पर तो इसी तरीके से चीजें की जाती है, इस चीज में ज्यादा समय नहीं लगेगा और कोई भी स्टेबल डिफेंस बैरियर को लगा सकता है। रेना एरिका से यूका के बारे में कहती है जो कि एक समय पर सोर्ड सेंट के साथ मिलकर लड़ा करती थी। मैं जानती हूँ कि उसके पास खुद का एक काफी ज्यादा पावरफुल डिफेंस स्पेल हुआ करता था, पर हमें जब तक उस लेवल के किसी प्रोटेक्शन लेवल की जरूरत नहीं है। डिफेंस मैजिक को केवल मशीन के ऊपर ही छोड़ दो। आर्टिको ये सुनकर उसे कहता है इसका मतलब ये है कि उस तरीके की डिफेंस मैजिक जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जैसा कि यूका इस्तेमाल करती थी, क्या वो इस समय की करंट एरा के अंदर भी काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। रीना ये सुनकर कहती कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, पर अचानक ही रिको उससे कहता है कि बातें बहुत हो गई, हम लोग इसके बारे में जाने जाएंगे जैसे ही लड़ाई चालू होगी। क्यों मैंने बिल्कुल सही कहा ना। आर्टिको उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। जिसके बाद काउंटडाउन होता है 3, 2 और 1, जिसके बाद इस चीज को चालू किया जाता है और अचानक ही वो चारों ही पीछे की तरफ कूद कर अपने पॉस्चर को मेंटेन करने लगते हैं। पर रिको तुरंत ही अपने लाइटनिंग मैजिक का इस्तेमाल करना चालू कर चुका था। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे और वो जजमेंट रे को इस्तेमाल करता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा इंसेन अटैक था। ये देखकर गिल्ड मास्टर भी हैरान थे और वो कहते हैं कि इतने ज्यादा जल्दी। पर आर्टिको ये देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम इसे मुझ पर छोड़ सकती हो। जिसके बाद वो अपनी तलवार को घुमाता है और काफी ज्यादा तेजी से तलवार घुमाने की वजह से वो अपनी स्किल हेवनली गस्ट का इस्तेमाल करने लगा था और वो बड़े ही आराम से जो अटैक होता है उसे यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। सभी लोग ये देखकर उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे कि उसने स्पेल को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। पर आखिर ये क्या है, आज से पहले मैंने कभी भी किसी मैजिक सोर्स को नहीं देखा था। आर्टिको ये देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि रिको अचानक आकर उसके ऊपर हमला करने लगा था अपने लाइटनिंग एज से। आर्टिको ये देखकर कहता है कि वाओ, आखिर कैसे पता था कि तुम यहाँ पर लाइटनिंग इस्तेमाल करते हुए तलवार भी बना सकते हो। रिको उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि मैं एक एस रैंक हूँ, इसी वजह से मैं ऐसा कर सकता हूँ। जिसके बाद अब वो दोनों यहाँ पर स्वॉर्ड्समैनशिप का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के साथ तलवारें टकराते हैं। भले वो एक तलवार लाइटनिंग
सेटिंग सही क्यों न बनी हो, पर हाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खतरनाक सी लड़ाई करना चालू कर चुके थे। और जैसे ही वो आर्टिको को पीछे की तरफ धकेलता है, रेना भी अपने स्पेल को कास्ट करने लगी थी, जेवलिन रेन, पर रिक उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ, वो तो मेरा अपोनेंट है। आर्टिको कहता है कि एक साथ दो मैजिशियंस जैसा कि सेराफिम से यहाँ पे मुझे उम्मीद करनी चाहिए थी, और ये कहकर वो अपनी तलवार को जमीन के अंदर धसाता है और अपने स्किल ब्रेकिंग ग्राउंड का इस्तेमाल करता है। इससे जमीन से कई सारी चट्टानें निकल गई थी, जिससे आइसी स्पीयर्स जितने भी उसकी तरफ आ रहे थे इससे ब्लॉक हो गए थे। पर अब जो इनके अटैक की इंटेंसिटी थी वो धीरे कर बढ़ रही थी, इसलिए जो एचक्यू होता है उसके अंदर अलर्ट होने चालू हो जाता है। ये देख यूज काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि बैरियर की जो पावर है उसे जल्दी से बढ़ाओ, उसे सेकंड लेवल पर नहीं थर्ड लेवल पर ले जाओ। वो लोग कहते हैं कि ठीक है हम समझ गए, और वो सोचता है कि यहाँ की जो मशीन है वो कार्टेज मैजिकल साइंस को इस्तेमाल करती है, और इसके बाद भी ये इतनी ज्यादा आसानी से यहाँ पर तबाह हो रही है। और वो आर्टिको के बारे में कहता है कि अगर इस तरीके का हिडन टैलेंट अभी तक कहाँ पर छुपा हुआ था, ये सच में काफी ज्यादा कमाल का है। इसका जो टैलेंट है वो रिको के बराबर है। और आर्टिको आगे की तरफ बढ़ते हुए रेना से कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा अच्छी हो, पर रेना उसके ऊपर हमला करते हुए कहती है कि जो उसकी सांस है वो अभी तक बिल्कुल भी नहीं फूली है, और वो उससे कहती है कि ये तो मेरी लाइन होनी चाहिए थी, पर क्या तुम्हें इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर तुम इसी तरीके से मेरे ऊपर फोकस करते रहोगे तो जो तुम्हारा पार्टनर है वो एक काफी ज्यादा बड़े खतरे में आ जाएगा। आर्टिको ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है कि एरिका, और हमें पता चलता है कि एरिका के सिर के ऊपर काफी ज्यादा ऊंचाई में रेन आसमान में बिजली के साथ खड़ा हुआ था। और वो आर्टिको से कहता है कि मैं तुम्हें काफी अच्छे तरीके से जान चुका हूँ, पर अब एरिका तुम्हारी बारी है कि जिससे मैं तुम्हें भी यहाँ पर समझ सकूं। जिसके बाद वो अपने काफी ज्यादा पावरफुल अटैक ब्लास्ट नोवा का इस्तेमाल करता है और सीधे एरिका के ऊपर शूट कर देता है। इसलिए एरिका भी इस चीज के लिए पूरी तरह फोकस थी और वो अपने स्पेल को कास्ट करना चालू करती है, और वो अपने हाथों के साथ डिवाइन लाइट को निकालते हुए प्रोटेक्शन बैरियर को बना लेती है। गिल्ड मास्टर ये देखने वाला बहुत बुरी तरीके से हक्का बक्का हो गया था और कहता है क्या ये स्पेल, और वो बताता है कि ये स्पेल जिसको काउंटलेस मैजिशियंस ने रिक्रिएट करने की कोशिश करी, पर वो हर बार इस चीज के अंदर फेल हो गए। द 4 ग्रेट हीरोज में से एक यूका का स्पेल जिसका नाम स्केल्ड शील्ड था। वो दोनों भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे कि एरिका इस तरीके की किस स्पेल को यहाँ पर कास्ट कर सकती है। रेना कहती है कि वो ब्लास्ट नोवा, उसने इसे यहाँ पर काफी ज्यादा आसानी से रोक दिया। आर्टिको कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं और अब समय आ चुका है काउंटर अटैक करने का। एरिका इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जिसके बाद हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एरिका होती है वो आर्टिको के रूम के अंदर आकर बैठ गई थी और वो दोनों एक दूसरे के सामने काफी ज्यादा ऑकवर्ड से बैठे हुए थे। एरिका ऑकवर्ड से बैठी हुई थी। वो अपने मन में कहती है तो अच्छा किसी लड़के का रूम ऐसा होता है, ये मेरा पहली बार है, पर क्या सच में हम लोगों को हमारे डुएल करने से पहले कुछ ऐसा करना जरूरी था। आर्टिको काफी लंबे समय से यहाँ पे पूरी तरह से शांत है। उसने मुझसे कहा था कि वो यहाँ पर मेरे टैलेंट के बारे में कुछ बात करना चाहता है, पर अचानक उसके दिमाग में एक चीज आती है और उसे ऐसा लगता है कि आर्टिको शायद उसे यहाँ पर प्रपोज कर सकता है, और इसी वजह से शायद वो उसे यहाँ पर लेकर आया है, जिससे वो उसे कह सके कि मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद एरिका काफी ज्यादा शर्माना चालू हो चुकी थी और वो अपने आप से कहती है कि अपने ऊपर काबू रखो, तुम अमज़ा की फैमिली के एक मेंबर हो, तुम इस तरीके से अपने आप को नहीं फेंक सकती। पर अचानक ही आर्टिको उसको आवाज देता है जिसकी वजह से वो शॉक हो जाती है और वो कहता है कि मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, और वो बताता है कि तुम्हारे पास जो तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर थी उनकी पावर्स है, और वो बताता है कि तुम तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर की जो पावर्स है उनको इनहेरिट करती हो। एरिका ये सुनकर थोड़ी कंफ्यूज थी, तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे टैलेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। वो सुनकर कहती है कि अच्छा, यानी जो तुम्हारा टैलेंट है वो एक डिफेंसिव मैजिक है, जैसा कि तुम्हारी ग्रेट ग्रैंड मदर का हुआ करता था, यानी यूका का, जो कि 4 ग्रेट हीरोज में से एक थी। एरिका कहते हैं यानी जो यूका के पास पावर्स थी मेरे पास बिल्कुल वैसी सेम पावर्स है। पर आर्टिको खड़ा होते हुए कहता है कि पर जो तुम्हारा टैलेंट है वो अभी तक पूरी तरह डोरमेंट है। नॉर्मल इस चीज को काफी ज्यादा साल लगते हैं जिससे वो धीरे कर अवेकन होने लगे। तो वो कहती है कि पर हम लोगों के पास इतना ज्यादा लंबा समय तो नहीं है, तो आखिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। जिसके बाद वो एरिका के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं, और वो अचानक ही उसकी पीठ से लेकर उसकी कमर को छूने लगता है। ये देखकर वो घबरा कर जोर से चिल्लाने लगी थी और जल्दी से साइड में हो जाती और कहती कि हे प्लीज मुझे इस तरीके से कहीं पर भी अचानक टच करना बंद करो। आर्टिको उससे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, पर फिर वो उसे समझाता है और कहता है कि मैं बस तुम्हें टच कर रहा हूँ और कुछ नहीं। वो कहता है कि ठीक है। जिसके बाद उसकी पीठ के ऊपर टच करते हुए उसकी जो पावर्स होती है उसे वहाँ पर रिलीज करने लगा था, जिसकी वजह से जो एरिका थी उसके अंदर से काफी ज्यादा गोल्डन लाइट निकलने लगी है। ये देखकर वो भी काफी ज्यादा हैरान थी और वो कहती कि आखिर ये क्या है, आखिर मेरी बॉडी। सो बताता है कि अभी की जो तुम्हारी करंट मैजिकल पावर्स है, तुम अभी ज्यादातर जो डिफेंसिंग मैजिक स्पेल्स है, तुम ज्यादातर डिफेंस स्पेल्स को यहाँ पे एक्टिव कर सकती हो, पर याद रखना कि ये केवल टेम्परेरी है। अगर तुम इस पावर को पूरी तरह से अपना बनाना चाहती हो तो तुम्हें काफी ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी, सच में काफी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग। एरिका ये सुनकर कहती है कि ठीक है मैं इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। वो कहता है कि ये काफी अच्छा आंसर था, अगर ऐसा है तो चलो उन लोगों को खत्म करते हैं। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ पर अभी तक वो लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़े हुए थे। जितने भी लोग ऊपर से ये सब देख रहे थे उन सभी का ये सब देखने के बाद मुंह खुला का खुला रह गया था और वो कहते हैं कि ये चीज तो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है।
उसने द रॉयल पाथ नोबल ब्लास्ट को यहाँ पर रोक दिया। जिन यूजी आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। वो कहता है कि चीज के अंदर कोई भी डाउट नहीं है कि वो सर्फम की कैंडिडेट थी और ये सारी चीजें केवल उसके टैलेंट के ऊपर ही और ये एवोल्यूशन केवल उसके टैलेंट के ऊपर यहाँ पर हुआ होगा। पर तुम ये कहना चाहते हो तो उसके पोटेंशियल को भी देख सकते हो आर्टिगो, अगर तुम सच में किस तरीके के इंसान हो। इसलिए अब जो एरिका की पावर्स थी वो भी यहाँ पर पूरी तरह से प्रूव हो चुकी थी। इसलिए आर्टिगो उससे आगे कहता है कि अब मेरी बारी है। जिसके बाद वो अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए थंडर गॉड स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और तेजी से आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर हमला करने लगा था। रिको कहता है कि डुअल स्लैश टेक्निक वो भी लाइटनिंग एंड स्लैश के साथ सच में काफी ज्यादा कमाल का अटैक है। तो ये सुनकर रेना कहती है कि तुम यहाँ पर बात कर रहे हो या फिर लड़ाई। जिसके बाद वो फिर से जेवलिन रेन का इस्तेमाल करने लगी थी। ये देखकर वो भी हैरान थी और कहती कि इसने फिर से यहाँ पर रोक दिया, वो भी इतने से केवल लो लेवल की मैजिक के साथ। रिको कहता है अगर ऐसा है तो बताओ अगर तुम्हारा इस चीज का क्या ख्याल है। जिसके बाद वो अपने दोनों हाथों से लाइटिंग स्पीयर को बनाकर दोनों के ऊपर छोड़ देता है। ये देख आर्टिगो काफी खुश था और वो एरिका से कहता है कि तुम इस चीज के लिए तैयार हो। वो कहती कि हाँ। जिसके बाद वो अपने रिफ्लेक्टिव शील्ड को इस्तेमाल करती है। रिको ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि अचानक जो उसकी लाइटनिंग पावर्स थी वो फिर से उसी की तरफ आ रही थी। वो अपने हाथ से उसको रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम केवल वैसे से डिफेंस नहीं करती और इसका हाथ यहाँ पर घायल हो गया था और वो इसलिए कहता है कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि तुम उसका अटैक अपोनेंट के ऊपर वापस रिफ्लेक्ट करती हो। एरिका में भी अब इसकी वजह थोड़ी सी हिम्मत आ गई थी और वो कहती कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। रेना फिर से उसके ऊपर कई सारे स्पीयर्स के साथ हमला करना चालू कर चुकी थी। ये देखकर वो फिर से अपने डिफेंसिव मैजिक के साथ जितने भी अटैक्स होते हैं उन सभी को रोक देती है। पर साथ ही वो अपने आप से ही कहती है कि जितनी भी चीजें तुम्हारे सामने आती है हर एक को साथ लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक जो एस रैंक अपोनेंट्स है वो भी काउंटर कर सकते हैं और रिडायरेक्ट भी। पर अगर तुम इस चीज को पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करती हो और पूरी तरह रीफोर्स करती हो तो ऐसा हो सकता है कि शायद हम लोग यहाँ पर सच में जीत सके। पर दूसरी तरफ आर्टिगो और रिको दोनों तो एक दूसरे से लड़ने में काफी ज्यादा इस चीज को एंजॉय कर रहे थे। आर्टिगो कहता है तो बताओ ये कैसा था। एरिका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। वो हंसते हुए कहता है कि सच में वो काफी ज्यादा कमजोर से काफी ज्यादा ताकतवर निकली। जिसके बाद वो आगे कहता है अगर ऐसा है तो चलो इस नॉइस से थोड़ी सी आवाज को हटाते हैं। जिसके बाद वो अपने स्पेल मैजिकल फोर्स का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से अचानक ही वो दोनों ही आसमान के अंदर आ गए थे और फिर वो दोनों को लेकर पीछे की तरफ धकेल देता है। आर्टिगो कहता है कि एक सपोर्ट स्पेल जो कि किसी को भी डायरेक्टली डैमेज नहीं पहुंचाता पर वो अपनी तलवार के साथ अपने आप को रोक लेता और कहता है पर वो ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो किस तरीके से निशाना लगाना चाहते हैं। पर अचानक ही जो रिको होता है वो रेना से कहता है कि आगे बढ़ो तो वो कहती कि मुझे ऑर्डर्स देना बंद करो। जिसके बाद वो अपने स्पेल फोर्ट्रेस क्रिस्टल का इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से वो एक पार्टीशन बना देती है। आर्टिगो ये देखकर कहता है कि अच्छा यानी तुम लोग इस चीज की शुरुआत से ही प्लानिंग कर रहे थे। वो कहते हैं कि हाँ हम लोग शुरुआत से ही तुम लोगों के साथ 1-to-1 करना चाहते थे। मैं तुम्हारे साथ 1-to-1 करना चाहता था जस्ट तुम और मैं और रेना और एरिका। तो चलो अब इस चीज को शुरू करते हैं। मैं इस चीज को एडमायर करता हूँ कि जो एरिका है वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है पर इस सब के बाद भी अभी काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस का डिफरेंस है जो कि हम एस रैंक और तुम लोगों के बीच में है। तुम लोग हम एस रैंक को केवल टैलेंट से यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, ना ही एरिका और ना ही तुम। आर्टिगो कहता है कि मैं इस एग्जाम के अंदर तुमसे बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। आर्टिगो कहता है कि मैं इस एग्जाम के अंदर तुमसे बिल्कुल भी नहीं हारने वाला, ना मैं ना एरिका। हम दोनों तुम दोनों को यहाँ पर जरूर हराएंगे। जिसके बाद अब एरिक और रेना के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी थी जहाँ पर एरिक अपनी तलवार लेकर रेना के ऊपर हमला कर देती है। उसके अटैक्स काफी ज्यादा पावरफुल थे पर जो रेना थी वो आसानी से उन सभी को डिफ्लेक्ट कर सकती थी। पर साथ ही वो अपने मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करते हुए आइस ड्रॉप से उसके ऊपर हमला कर रही थी। ये देख एरिक अपने प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करते हुए जैसे तैसे कर अपने को प्रोटेक्ट करने लगी थी। ये देखकर रेन अपने स्किल क्रिस्टल इम्पैक्ट को इस्तेमाल करती जिससे वो काफी ज्यादा बड़े आइस ड्रॉप को बना लेती है। एरिका ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो साइज में काफी ज्यादा बड़ा और काफी ज्यादा भारी था। पर जैसे ये अटैक उसके काफी ज्यादा करीब आता है वो फिर से अपने डिफेंसिव मैजिक का इस्तेमाल करते हुए फ्रे लाइटनिंग का इस्तेमाल करने लगी थी। ये देखकर रेना थोड़ी सरप्राइज होती है जिसके बाद वो एनहेंसमेंट का इस्तेमाल करने लगी है और उससे अपनी तलवार को एनहेंस कर इम्पल्स ब्लेड को इस्तेमाल करने लगती है जिससे वो रेना पर डायरेक्ट अटैक करती है। पर रेना सारी सिचुएशन को समझती है और कहती है कि जो हाफ हार्टेड अटैक था उसने इसको भी आसानी से ब्लॉक कर लिया और साथ ही अपनी तलवार को भी और साथ ही अपनी ब्लेड को भी यहाँ पे एनहेंस कर लिया। सच में ये काफी ज्यादा फ्यूरियस है, सच में ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद एरिका फिर से रेना के ऊपर हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगी थी। ये देखकर वो कहती है कि सच में ये काफी ज्यादा दिक्कत देने वाला अपोनेंट है। और जैसे ही एरिका की तलवार उसको टकराती पर अचानक ही वो उसकी जगह से काफी ज्यादा गायब हो जाता है। पर जैसे एरिका की तलवार उसे टकराती रेना उसकी जगह से गायब हो जाती है और अचानक इसके पीछे आकर कहती है कि तुम अभी भी काफी ज्यादा सॉफ्ट हो। एरिका ये देख काफी हैरान होती है क्योंकि अचानक क्यों अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर काफी ज्यादा बर्फ ले आती है। ये देखकर वो अपने स्किल शैटर्ड शील्ड का इस्तेमाल कर अपने आप को जैसे तैसे करके डिफ्लेक्ट कर रही थी और वो उसकी जो स्पेल होता है उसको यहाँ पर आखिरकार काउंटर कर लेती है। एरिका कहती है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, भले ही जो उसका रिलेटनेस है वो आउटस्लेट है पर फिर भी वो काफी ज्यादा इंसेन है। तो अच्छा एक एस रैंक ऐसा होता है। रेना उससे कहती है कि अब समय आ चुका है तुम्हारे सरेंडर करने का, तुम ये दिखा चुकी हो कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है। पर अगर देखा जाए तो बस ये एक मेक शिफ्ट अटेम्प्ट है क्योंकि देखा जाए तो अगर जो डिफेंस है वो
अकेला ही तुम्हें बिल्कुल भी जीत नहीं दिला सकता। अगर तुम किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकते तो क्या तुम सच में इस चीज से इंसिस्ट करती हो कि तुम मुझे इस तरीके से चैलेंज कर सको? एरिका ये सुनकर थोड़ी शांत होती है, जिसके बाद वो आगे कहती है, मैंने लगभग अपने आप को पूरी तरह से गिव अप कर ही दिया था, और इस सब के बाद भी कि भले ही मेरे पास द 4 ग्रेट हीरोज की लेगेसी है, पर अभी भी मैं एक ए रैंक पर हूँ। मेरी डेली ट्रेनिंग करने के बाद भी मैं मेरा फ्यूचर नहीं देख पा रही थी जो कि बिल्कुल भी बदल पा रहा हो, पर कोई ऐसा है जो कि अकेले अपनी लड़ाई लड़ रहा है जिससे वो आगे आने वाले हर एक इंसान की फ्यूचर की रक्षा कर सके। इसलिए भले ही मैं भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हूँ, पर मैं भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहती हूँ जिससे मैं बाकी लोगों की रक्षा कर सकूँ। और ये कहते ही उसके अंदर काफी ज्यादा इंटेंस एनर्जी निकालना चालू होती है और वो कहती है, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली। एरी ने ये देखकर कहती है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बस केवल थोड़े से एफर्ट के साथ अपने फ्यूचर को चेंज कर सकती हो, पर अगर ऐसा है तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है और वो अपनी मैजिकल पावर को रिलीज करते हुए कहती है, तुम सच में काफी ज्यादा बड़ी गलतफहमी में हो। उस किस तरीके से अपने अंदर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से एरिका को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो कहती है कि भले वो यहाँ पर अपने मैजिक को कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रही है, पर मैं यहाँ पर मूवी नहीं कर पा रही। जो मेरा प्रेजेंट है और मेरा फ्यूचर है वो दोनों ही मेरे पास्ट से बिल्ड होता है, इसलिए तुम्हें अपने पास्ट को काफी अच्छे तरीके से बनाकर रखना चाहिए, इससे पहले कि तुम अपने फ्यूचर को, उसके बाद कि तुम अपने फ्यूचर को कोसती रहो। पर उससे पहले मैं इस चीज को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगी कि तुम अपनी जगह जरा सा भी हिलो। और वो अपनी एक अल्टीमेट स्किल क्रॉकटस एब्सोल्यूट जीरो को इस्तेमाल करती है जिससे वो इस बैटल को यहाँ पर पूरी तरह खत्म कर सके। पर ये देखने के बाद कि ये काफी ज्यादा इंसेन और काफी ज्यादा खतरनाक सा अटैक है, एरिका जल्दी से अपनी तलवार को छोड़ते हुए कहती है कि यही मेरा मौका है, और वो अपने एक स्पेल को इस्तेमाल करती है सेंचुरी, जिसकी वजह जो रेना थी उसके आसपास एक सर्कल बन जाता है और जो उसका अटैक था उसी के अंदर घूमने लगा था। ये देखकर वो थोड़ी सी कंफ्यूज थी क्योंकि अब वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही है। वो कहती है कि जो मेरा अटैक था वो अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। रेन अपनी पूरी ताकत लगाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे पकड़ लिया। ऊपर से ये सब देखने वाले लोग काफी ज्यादा हैरान थे और वो कहते हैं कि सच में ये काफी ज्यादा कमाल का स्पेल है, और ऊपर से देख रहे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे और वो कहते हैं कि सच में एक काफी ज्यादा कमाल का मैजिक है, एक काफी ज्यादा थिक बैरियर। इसकी वजह से रहना अब यहाँ पे किसी और मैजिक अटैक को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी, और उसी का ये काफी ज्यादा पावरफुल अटैक अब उसी के लिए काफी ज्यादा बड़ी सी दीवार बन चुका है। अगर वो उसकी इफेक्ट को यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है, पर फिर भी एक एस रैंक की मैजिक को भी, और अगर वो इफेक्टिवली इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती है, पर एक एस रैंक का जो मैजिक है, आगे ऐसा कौन सोच सकता है कि वो उसके यूजर के ऊपर बैकफायर किया जा सकता है। इसलिए जिन आर्टिगो से कहता है कि तुमने सच में यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल के टैलेंट को अवेकन किया है, और अंदर जो रेना का अटैक था वो लगातार गोल गोल घूम कर उसी के ऊपर आ रहा था। ये देखकर पर वो बड़े ही आराम से अपने हाथ के साथ उसे यहाँ पर खत्म कर देती है, और वो देखती है कि जो एरिका थी अभी भी अपनी शील्ड को बनाने में लगी हुई थी। ये देखकर वो कहती है कि आखिर इस सब का मतलब क्या है, पर अब रेना काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर सच में अब इस तरीके की पावर है, वो भी इतने लंबे समय से। पर अचानक ही रेना को रुकने की आवाज आती है जो कि जिन कह रहा था कि रुक जाओ, ये मैच यहाँ पर खत्म हो चुका है। पर वो अपनी मैजिकल पावर को रिलीज करने लगी थी और वो जिन से कहती है कि पर जिन उससे कहता है कि ये मत भूलो कि आखिर तुम्हारा ये पर्पस क्या है, हम लोगों को 6 ड्रैगन के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है और उसको हमें आज से ही शुरू करना होगा, और एरिका भी सेरेफिम को एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकती है। ये सुनने के बाद जो रेना होती है वो अपनी मैजिकल पावर को रिलीज करना बंद करती है और कहती है कि ठीक है मैं समझ चुकी हूँ। फिर वो अपना हाथ खड़ा करती है और कहती है कि जो पार्टिसिपेंट है वो यहाँ पर कंफर्म करता है कि वो यहाँ पर सरेंडर कर रहा है। रेना यहाँ पर हार मान चुकी थी, पर इसका तो केवल यही मतलब था कि जो एरिका थी वो यहाँ पर जीत चुकी है। इसकी वजह से जो सेंचुरी वाले स्पेल था वो यहाँ पर डिस्चार्ज कर चुकी थी, जिसके बाद रेना आकर जमीन पर खड़ी हो गई। रेना एरिका को कॉन्ग्रेचुलेशन करती है और वो कहती है कि थैंक यू, पर उसे समझ में आ रहा था कि वो चाहती तो उसे पूरी तरह तबाह कर सकती थी। पर तभी रेना काफी गुस्से में उसके साइड में से निकलते हुए कहती है, अगर उस समय भी तुम्हारे पास इस तरीके की कोई पावर होती, पर उसकी पूरी जो बातें होती वो मुझे पता ही नहीं जाती कि आखिर इस सब का मतलब क्या था। और ये कहकर वो तुरंत ही वहां से चली गई थी और एरिका उसी को देख रही थी और उसकी आंखों में काफी ज्यादा उदासी थी। ऐसा लगता है कि उन दोनों के पास्ट में जरूर कुछ ऐसा हुआ है जो कि स्टोरी में हम लोगों को आगे चलकर जरूर पता चलेगा। और दूसरी तरफ आर्टिको और रिको अभी भी दोनों काफी ज्यादा इंसेनली लड़ रहे थे, पर अचानक उन्हें पता चलता है कि रेना ने इस बैटल फील्ड से विड्रॉ कर लिया है। ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक होते हैं। रिको कहता है कि सच में वो यहाँ पर जीत चुकी है, सच में वो काफी ज्यादा कमाल का है, पर आखिर वो किस तरीके की मैजिक को इस्तेमाल करती है। तो वो बताता है कि बस प्रॉपर गार्डियंस। आर्टिको बताता है कि बस प्रॉपर गार्डियंस और कुछ नहीं। रिको कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के इंसान हो, पर अगर हम लोग एस रैंक को इस तरीके से यहाँ से जाने देते हैं तो ये किसी के लिए कोई भी अच्छा एग्जाम्पल नहीं बनेगा। इसलिए रिको आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं अपनी पूरी ताकत लगाना चाहता हूँ। ये सुनकर आर्टिको कहता है अगर ऐसा है तो लगा दो, और आर्टिको उससे कहता है अगर ऐसा है तो लगा दो।